अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। आपको सिटी एट 10 में बहुत 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 खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आपकी शुरुआत दिन की जो है वो अच्छी हुई होगी, क्योंकि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो फिर पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरता है। और दिन की शुरुआत में अगर आप उदास हों, आप मायूस हों, आप गुस्से में आ जाएं या कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो सारा दिन जो है वो आपका अच्छा नहीं गुजरता है। और उम्मीद करता हूं कि आपके सुबह का आगाज जो है वो बड़ा ही खूबसूरत हुआ होगा। और अगर नहीं हुआ तो कोशिश किया करें कि अपनी सुबह की आगाज जो है वो बहुत अच्छा किया करें, क्योंकि आपकी सुबह की आगाज जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सारा दिन, आपके सारे दिन का मूड, आपके सारे दिन की मूड स्विंग्स और इसके साथ साथ दीगर मामला जो आपने दूसरे लोगों के साथ तय करने होते हैं। तो सुबह का आगाज जो है वो बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें सुबह के आगाज की, तो सुबह के आगाज में अगर मौसम अच्छा हो तो फिर आपके दिल का मौसम भी जो है वो अच्छा हो जाता है। और अगर गर्मी हो या मौसम तल्ख हो या बहुत ज्यादा एक्सेस बारिश हो तो तब भी आपके दिल का मौसम जो है अच्छा नहीं होता। मौसम की बात करते हैं तो इस वक्त टुडेज वेदर के हवाले से हम बात करें तो आज का जो दर्जा हरारत है कम से कम वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। खुसूसी तौर पर स्मोक के हवाले से बात करें तो ये एक वो एडिशनल वेदर है जो कि गुज़िश्ता 5-6 सालों से हमारे हैबिट का, हमारी आदत का हिस्सा बन चुका है, हमारे मौसम का हिस्सा बन चुका है। और इसको झेलना, इसको बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है, लेकिन इसको बड़े ही खुश उसलूबी के साथ जो है इस वक्त को गुजारना चाहिए। 20-25 दिन होते हैं। ऑल यू हैव टू डू, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इस मौसम की वजह से। और ज़्यादा खास तौर पर जो हजरात बाइक के ऊपर ट्रैवल करते हैं या आउटडोर ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं ये दिन। और इन दिनों में ख़ास तौर पर मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर ख़ास तौर पर अमवात की बात करें तो बहुत सारी अमवात जो हैं वो सालाना बुनियादों पर जो होती हैं उसमें सांस की प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत सारी अमवात होती हैं। तो आज भी मौसम जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड वेदर रहेगा। आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे। और हमारी जो खास तौर पर हमारी एक हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है कि हम जो सालगिरह है वो मनाते हैं अपने हमारे साथ आज भी सालगिरह है हादिया मकबूल की। उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा क्लिप हमने बनाया, क्लिप मुलाहिजा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हादिया सालगिरह। उम्मीद करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और अल्लाह ताला आपको दराज जिंदगी अता करे। उसके साथ साथ हमारे पास एक और सालगिरह मौजूद है जिमल फातिमा की। जिमल फातिमा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को और हम खास तौर पर बात करेंगे आज के दिन खास तौर पर हमारे जो मेहमान होते हैं, पहले उनका तारुफ करवा दूं, उसके बाद टॉपिक के ऊपर भी आते हैं। और टॉपिक जो होगा वो खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो माशी हालात हैं, जो इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, उसमें जो बड़े बड़े इदारे हैं वो प्राइवेट भी होते चले जा रहे हैं। और उसमें खास तौर पर अगर अस्पतालों के हवाले से बात करें, जैसे हमने देखा कि पीआई की निजकारी की खबरें भी जो है सामने आ रही है, इसी तरीके से अस्पतालों को भी जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डोगर जो कि एंकर हैं सिटी 41 से। बिलाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इनके साथ साथ अज़ादार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर है। अज़ादार भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल साहब, हम बात करना चाह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। हम देख रहे हैं पीआईए से लेकर बड़े बड़े इदारे जो हैं निजकारी की तरफ जा रहे हैं। इज इट अ गुड डिसीजन टू डू? वेरी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल शराज, आपने इनवाइट किया। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले अगर आप ये देखें कि प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट मुझे वो किसी दोस्त का बड़ा खूबसूरत जुमला याद है। उन्होंने कहा अगर कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ प्राइवेट करना है तो पंजाब असम्बली प्राइवेट करके देख लें, कौमी असम्बली प्राइवेट करके देख लें, क्योंकि काम तो आप लोग नहीं करते या कानून साजी आप लोगों से नहीं होती, प्राइवेटाइज आप अदारों को कर रहे हैं। देखें, ये पीआईए के अंदर ओवर बर्डन किसने किया, पीआईए को यहां तक कौन लेके आया? जिस अदारे ने बड़ी बड़ी एमिरेट्स और दीगर एयरवेज को जो अपने पांव पे खड़ा किया, उस एयरवेज के साथ जो सलूक किया गया
वो जिम्मेदारों को तयन करना चाहिए, किया जाना चाहिए। वो मेजर रिटायर्ड गुलाम रसूल साहब कहाँ हैं पीटीआई के, जिन्होंने एक बोंगी मारी थी असेंबली के अंदर खड़े होकर कि हमारे तो पायलट ही जाली डिग्री वाले हैं, वो सब क्लियर हुए, लेकिन आज तक यूरोप और बरतानिया हमारे ऊपर ट्रस्ट द्वारा गेन नहीं कर सका। हमारी यूके की, अमेरिका की फ्लाइट्स बहाल नहीं हो सकी, सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक हमारे चल रहे हैं। तो पाकिस्तान और पीआईए को खासतौर पर डबोने वाले यही इन्हीं कानून साज असम्बलियों में बैठे हुए वो नालायक लोग हैं जो दीगर अदारों को नालायक कह के उन्हें प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट ए सोल्यूशन अगर ये हालात रहे। हाँ, वो एक आइडियल सिचुएशन में सोल्यूशन होता है जहां आपके पास मुल्क की इकॉनमी बूस्ट ना करी हो, जहां आपके ऊपर ये बोझ बने हो। ये बोझ तब है क्योंकि आप देखें, आपने अपनी टिकटें ज्यादा बढ़ा ली असेंबली के फ्लोर पे, आपने अपने जो जितने भी डिप्लोमेट्स के अंदर रख के अपने आप को ज्यादा लल्ले तल्ले दे दिए। आप बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, आवाम के लिए एक सर्विसेज मौजूद हैं जिसको आप ओवर एग्जेजरेट करके इस्तेमाल करते हैं, तो आप कह देते हैं जी इसको प्राइवेटाइज कर दें क्योंकि ये फायदा नहीं दे रहे। तो इन अदारों का बेड़ा गर्क करने वाले कौन लोग हैं? क्वेश्चन मार्क इज दिस कि ऐसे ही रेलवे की बात करें, आज पाकिस्तान के इन ट्रैक्स के ऊपर जहां 120 160 दुनिया में ये ट्रेन फास्टेस्ट ट्रेनों की तरफ जा रही है, हमारी ट्रेन 60 की स्पीड से ऊपर नहीं चल पा रही। क्यों? क्योंकि ट्रैक बुसीदा हैं। अगर ट्रेन तेज चलती है वो पटरी से उतर जाती है, हादसात रोनमा होते हैं। नई बोगियां, नए इंजन क्या करेंगे जब तक आपका बुनियादी सिस्टम कमजोर है, आप उसको ठीक नहीं करना चाहते। साद रफीक जैसे लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, लगन की, तो कुछ रेलवे अपने पांव पे खड़ी नजर आई, लेकिन जो लोग इसकी बर्बादी करके वो वुजरा थे, उनको किसी ने कटहरे में खड़ा किया। इसका मतलब है कि ये एक सिर्फ प्राइवेटाइजेशन भी एक मुद्दा है जिसके अंदर भी बहुत सारे लोग इस गंगा के अंदर अपने हाथ साफ करेंगे और फिर हम कहेंगे ये अदारों को प्राइवेटाइज करने के हवाले से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि वो अपने आप को कमा के पैसे राह पड़े हैं। अब कल की मैं आपको बात बताता हूं, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बोली लगाई वो 10 अरब लगा रहे हैं और ये 85 अरब मांग रहे हैं। यार डिफरेंस देखें, कोई रियलिस्टिकली बात करें, वो एक कंपनी है जो इतना बड़ा जल्दी बात करें, तुसी तो ना बेचने वाली गल्ला करते पे। अब आप वो कह रहे हैं कि इसका डेथ सर्कुलर देखें अब कितना बड़ा है, वो किसने पे करना है? इसका 200 अरब हमने पे करना है ना। तो अगर आप हमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जमीन देता हूं शराज कि ये 100 एकड़ आपने काश्त करनी है, लेकिन इस 100 एकड़ के इवज आपने मुझे 2 करोड़ रुपया देना है। आपने कहना फिर मैं 100 एकड़ रहने देता हूं, ये 2 करोड़ मुझे दें वापस, मैं इसका कुछ और कारोबार कर लूं। अगर मैंने उसके लिए ट्रैक्टर लेने हैं, उसके लिए दीगर फर्टिलाइज लेनी है, फैसिलिटेशन लेनी है, वहां अपना घर बनाना है, तो जो भी अपने लवाजमात पूरे करने हैं, अगर वो सारा मैंने आपको दे देना है तो फिर काम तो हो गया। बेसिकली अगर कोई आपके मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में पीआईए के ऊपर नजरें इसलिए हैं, इसके पास दुनिया के सबसे कीमती और खूबसूरत मैं कहूंगा रूट्स मौजूद हैं। आप देखें दुनिया के सबसे ज्यादा रूट्स रखने वाली हमारी पीआईए है, जिसके पास यूरोप है, यूरोप के तमाम ममालिक हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास तमाम मिडिल ईस्ट सेंटर ऑफ अटेंशन बेसिकली। और इसको बड़ा जरूरी है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन। आजाद साहब से बात करते हैं। आजाद, ये बताएगा कि आपको नहीं लगता कि अस्पताल अगर प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो वहां पर फैसिलिटीज, सहूलियात जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं गवर्नमेंट के नतीजे में? देखें शराज, जब कोई एक महकमा, तमाम महकमों के हवाले से बात की जाए, फैसलों के हवाले से बात की जाए, इसके साथ साथ रेलवे के हवाले से बात की जाए, महकमा तालीम के हवाले से बात की जाए, आप देखें FWMC के हवाले से बात कर लें, अब मौजूदा चंद दिनों में वो भी जो है वो ठेके पे बात करने का मकसद यह है कि जब कोई एक इदारे को प्राइवेट कर दिया जाता है या उसकी तरफ कदम उठाए जाते हैं तो बाकियों को फिर यही रास्ता मिलता है कि वो भी अपने अपने महकमों को जो है वो प्राइवेट करें। देखा देखी जो है वो हमारी जो मिसाल चलती है, देखा देखी जो है निज़ाम चल पड़ता है। फैसलाबाद में कब से काम शुरू हुआ? हुकूमत की जानब से सबसे पहले ज़िला कौंसिल की जो डिस्पेंसरी है ज़िला फैसलाबाद में तकरीबन 54 के करीब हैं, वो वहाँ से डॉक्टरों की सीटें ख़त्म कर दी गई। जब वहाँ से डॉक्टरों की सीटें ख़त्म कर दी गई तो वहाँ पे LHV और डिस्पेंसर जो थे वो मरीजों को चेक करना शुरू हो गया जी। अगर यही डिस्पेंसर और यही LHV बाहर प्राइवेट क्लिनिक बनाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं तो इन्हें अताई का दर्जा दिया जाता है और इनके हॉस्पिटल और इनके क्लिनिक जो है वो सील हो जाते हैं। सही। अब वही डिस्पेंसर और LHV जिला कौंसिल की डिस्पेंसरी जो कि सरकार की हैं, वहाँ पे बैठे चेक कर रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है। गुज़िश्ता दिनों, आज से कुछ 3-4 माह पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से सीटें ख़त्म कर दी गई। गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी जो कि फैसलाबाद के शहरी इलाकों में वाक़ हैं, वो 48 के करीब है, 48 के करीब हैं वो डिस्पेंसरियाँ। उनमें से 36 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ ऐसी हैं जिनमें डॉक्टरों की सीट्स मौजूद हैं और 12 सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी ऐसी थी जो बना तो दी गई सियासी नुमाइंदों के कहने पे, मगर वहाँ पे अमला तैनात ना किया गया। अब जो 12 इजाफी बनाई गई थी, अब क्या किया उन्होंने, 36 जो गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ थी वहाँ से अमला निकाला,
वहाँ और पे दीगर एडजस्ट कर दिया। अब हुआ यह कि एक डॉक्टर कभी वो पहले वाली डिस्पेंसरी में ड्यूटी देता है और फिर वो 3 दिन जो है वो बाकी बाद में जो दीगर 12 गवर्नमेंट सिटी की डिस्पेंसरियाँ इजाफी तौर पे बनाई गई हैं वहाँ पे 3 दिन ड्यूटी के प्राइस ज़्यादा अंजाम देता है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने वो भी सीटें अब डॉक्टरों की खत्म कर दी। अच्छा। फैसलाबाद में अब 48 गवर्नमेंट सिटी की जो डिस्पेंसरियाँ थी वहाँ से भी डॉक्टरों की सीटें अब खत्म हो चुकी हैं। अब वहाँ पे भी LHV और डिस्पेंसर बैठे जो है वो मरीजों को चेक कर रहे हैं। वहाँ पे पहले मरीजों की जो तादाद थी वो तकरीबन फी डिस्पेंसरी अगर बात करूँ 120, 125, 130, 100 से ज़्यादा मरीज होते थे। सही। अब वहाँ पे जब भी मैं विजिट करता हूँ और अमले से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं डॉक्टर नहीं है, तो मरीज कहते हैं या जब यहाँ पे डॉक्टर नहीं है फिर यहाँ आने का फायदा नहीं है। अब वही जो तादाद है वो कम होकर तकरीबन को 50-60 के करीब आई, यानी कि 50% जो है वो फर्क पड़ चुका है। इसी से महकमा सेहत इंतजामिया से बात की जाए कि यार क्या सूरत हाल है, क्यों ये निज़ाम हो रहा है, तो वो कहते हैं कि जिला कौंसिल की डिस्पेंसरी आप देख लें वहाँ पे तकरीबन 10 से 11 अफराद पे मुश्तमिल अमला तैनात है जिसे गवर्नमेंट पे कर रही है और वो आवाम को इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सही। मगर वहाँ पे अगर मरीजों का रश देखा जाए तो मरीज वहाँ पे आ रहे हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40। वो गवर्नमेंट योमिया बना दो, योमिया बना दो। अब जो हुकूमत को है वो जिला कौंसिल की डिस्पेंसरी जो महंगी पड़ रही है। सही। उन्होंने कहा कि ये खत्म, एक को इनके इमारतें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, तकरीबन ये बनी थी गालबन कोई 1964 के करीब गालबन बनी थी। अच्छा। अब ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। अब इनकी बिल्डिंगें जो है इमारतें जो है वो खस्ताहाली का शिकार है। अब वो किसी टाइम ज़मीन बोझ हो जाए वो भी डर लगा रहता है। अब इनकी मरम्मत के ऊपर एक अच्छी खासी अमाउंट लगनी है। अब इन्होंने वहाँ से वो भी सीटें खत्म की। अब आप आ जाएँ फैसलाबाद में जिला जो बुनियादी मराकज़ सेहत है, गुज़िश्ता दिनों हुकूमत पंजाब की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिला फैसलाबाद में 4 बेसिक हेल्थ यूनिट ऐसे हैं जिसमें एक चक झुमरा और 3 फैसलाबाद सदर के इलाके के हैं बुनियादी मराकज़ सेहत। इसमें 2 24/7 है, यानी कि 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत फराहम कर रहे हैं और 2 बेसिक हेल्थ यूनिट 6 घंटे के औकात में अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अब ये 4 जो हैं बुनियादी मराकज़ सेहत इन्हें प्राइवेट कर दिया गया, आउटसोर्स कर दिया गया। इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मैं गुज़िश्ता दिनों महकमा सेहत के एक अफसर के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा कि ज़िले में तकरीबन 168 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट है और 168 में से 124 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट ऐसे हैं जो कि 24/7 है। 88 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट 124 में से ऐसे हैं जिनमें अमला मौजूद है और 24 घंटे फाल है। मजीद जिनकी तादाद बढ़ाई गई है 24/7 किया गया, वहाँ पर अभी LHV समेत दीगर अमला जो है हुकूमत ने फराहम नहीं किया, इसलिए वो 24/7 अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके, मगर उन्हें 24/7 का दर्जा दे दिया गया। तो जिला फैसलाबाद में 168 बुनियादी मराकज़ सेहत में से ये 4 क्यों चुने गए, इसकी क्या वजह है? यहाँ पे इनके इमारतें खूबसूरत हैं, क्या वजूहत हैं? तो उन्होंने कहा कि यार हम अगर देखें तो इनकी कारकर्दगी जो थी वो ठीक नहीं थी, वहाँ पे मरीजों की जो तादाद थी वो बहुत कम थी। तो सिर्फ इन 4 में? हाँ जी, इन 4 के वाले से अगर बात करें बाकियों की निस्बत, तो ऐसा जाहिर बात है हुकूमत जिस तरह बाकी महकमों को देख रही है कि फलाने को प्राइवेट कर लो, फलाने को प्राइवेट कर लो, तो लगता यही है कि इब्तदाई तौर पे हुकूमत ने बेसिक हेल्थ यूनिट से काम शुरू किया। देखें MTI एक्ट पिछले दिनों हुकूमत पंजाब ने नाफज करने की कोशिश की, आज से 3-4 साल पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। YDA ने एहतजाज किया, 2 महीने OPD फैसलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल समेत पंजाब भर की बंद रही, मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। हुकूमत चाहती थी कि MTI एक्ट नाफज किया जाए, मगर यंग डॉक्टर जो थे वो सरापा एहतजाज प्रोफेसर उन्हें ना होने दिया ये। अच्छा, इसी तरह आप आ जाएँ MTI एक्ट के बाद फैसलाबाद में जो 4 हुई हैं, अब गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद का जो अलाइड हॉस्पिटल 1 है, यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें CT स्कैन और MRI है, इसे प्राइवेट करने के हवाले से मनसूबा तैयार कर लिया गया, मुआहिदा तय हो गया, जिस कंपनी के साथ उन्होंने करना था SOP तय हो गए। अब सेक्रेटरी हेल्थ अली जान जब तब्दील हुए हैं और अब नए सेक्रेटरी हेल्थ आए हैं, अब उन्होंने जो लाहौर के थे 2 के 3 मेरे ख्याल में जिना है सर्विसेज है और तीसरा गालबन म्यू हॉस्पिटल है, ये 3 जो है वो उसकी तो निजकारी हो गई है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की, बाकी तकरीबन 9 के करीब थे पंजाब भर में। सही। अब बाकी जब सेक्रेटरी हेल्थ नए आए हैं तो दिगर जो 6 हॉस्पिटल थे उनकी बचत हो गई है। इसमें फैसलाबाद का अलाइड हॉस्पिटल 1 भी शामिल है जिसकी अब बचत हो चुकी है। पहले जो तलवार लटक रही थी प्राइवेट के हवाले से, उससे हुकूमत जो है वो चंद कदम पीछे हट गई है। अब उससे रेडियोलॉजी देखें, वहाँ पे MRI CT स्कैन, अगर आप बाहर प्राइवेट जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में MRI करवाने के लिए, गालबन तकरीबन 10,000 के करीब इसकी फीस, पैसे भी ज़्यादा। जाहिर बात है अस्पतालों के हवाले से अगर बात करें तो अगर इनको प्राइवेटाइज किया जाता है तो इनके अखराजात जो है ख़ास तौर पर ना सिर्फ अखराजात बढ़ते हैं बल्कि जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी मौजूद होती है और पर्ची के ऊपर इलाज हो जाता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी सिटी एट 10 में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। और हमें पता है कि हम प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अस्पतालों के हवाले से बात करें तो जो सहूलियात जो हैं वो अमले को इस वक्त दस्तयाब हैं, उनके एक्सेस में हैं। वो सहूलियात हम उस पर अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि वो सहूलियात क्या हैं। वो अमला जो है प्राइवेटाइज जब हो जाएगा तो वो अमला जो है वो उस सहूलियात से महरूम हो जाएगा। और कुछ सहूलियात जो होती हैं वो मरीजों को होती हैं, वो पेशेंट्स को होती हैं, और वो होती है कि पर्ची के ऊपर इलाज हो रहा है, 50 रुपए 100 रुपए पर्ची के ऊपर इलाज हो रहा होता है, वो फिर मरीज जो हैं वो उस सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। तो ये तमाम मामला देखते हुए गवर्नमेंट को जो है वो दरमियानी रास्ता अपनाना होगा। ना तो फुली इसको प्राइवेटाइज करना होगा, ना तो फिर इसको जो है वो इसका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्सा है उसको प्राइवेट कर दिया जाए, सर्विसेज जो है उसको प्राइवेट ना किया जाए। कुछ इस नौयत का जो है वो फैसले करना होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोल प्राइसेस। सरप्राइज मिला हमें, हम उम्मीद कर रहे थे बिलाल के 2 दिन पहले पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन अचानक से सरप्राइज मिला। और 1 घंटे पहले भी हम ये कह रहे थे कि प्राइसेस कम होंगी, कम नहीं हुई, बढ़ गई। ऑन अ लाइटर नोट ये कह सकते हैं कतर से लगता है कोई मुआहदा हुआ नहीं लेकिन ऑन अदर बिहाफ 30-40 पाकिस्तान में असली ये है कि एक र्यूमर होता है वो चलता है और वो हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन जब हकायक सामने आते हैं, वैसे ये तो अब रूटीन बन गई है, हर बार यही होता है कि लोग तुक्का कुछ और लगा के बैठे होते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। अब आप ये यकीन करें कि पेट्रोल पंपों वालों ने तो रात तेल ख़त्म किया होगा ताकि तेल सेव ना रह जाए, नुकसान होगा, लेकिन ये रात बढ़ गया। अब जिनके पास होगा वो कह रहे चलो मौजन लगी हैं, 1.5 रुपये तो बचा ही है ना। लेकिन देखिए अभी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट में रिड्यूस हुआ था तेल, गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपको जरूर गौर करना होगी, जो पिछले 15 दिन पहले कीमत नहीं बढ़ाई गई थी, इसे स्टेबल रखा गया था, तब कीमत बूस्ट की थी। आई थिंक सो गवर्नमेंट उसे कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत अजीब सी बात है। जब इन्फ्लेशन 39 पॉइंट समथिंग पे गई, 40 प्लस हो गई, तो आज इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस होकर सिंगल डिजिट में आ रही है, 9-8 क्लेम कर रहे हैं। तो मुझे तो महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही। 3 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है महंगाई, ये क्लेम किया गवर्नमेंट ने। आप ये देखें कि आपको कहीं दाल सस्ती मिली, आपको कहीं चीनी सस्ती मिल रही है, चीनी घी तो महंगा हुआ है, 130-40 रुपए है, घी आपका महंगा है। आपकी एक रोटी गंदम जो है वो किसान का, पंजाबी कहते कड़ाका कट के सस्ती होगी, तो आप कह रहे हैं जी हमने सब, आपका किरदार नहीं है उसके अंदर, आपका किरदार सिफर है। किसान का इस्तेसाल किया, अब आप किसान के इस्तेसाल से हुआ क्या, आपकी मार्केट में कपड़े की खरीदारी कम हुई, आपकी कपड़े की मार्केट में खरीदारी कम हुई, आपकी फैक्ट्रीज बंद हुई, बेरोजगारी का एक पूरा सर्कल चला है, और आप कह रहे हैं देखिए जी आम आदमी को गंदम मिल गई। भाजी पैसे कमाऊंगा तो रोटी खाऊंगा, उसके पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे रोटी खा लेगा। आपकी कपास की कम पैदावार हुई, आपकी 60% स्पिनिंग बंद हो गई है, आप 10-10 घंटे की शिफ्ट पे चल रही हैं जो चल रही हैं। तो बेसिकली आप ये नारे लगा सकते हैं महज फॉर द सम सेक ऑफ फेम कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं चलेगा। वहां भी इतनी बेवकूफ नहीं है। ये किसान कार्ड है, आप इसकी थोड़ी सी बात करें, बेशक हम टॉपिक से थोड़ा सा डीरेल हुए हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। किसान कार्ड है, शराज आपको, मुझे, अजादार को भी भूल जाता है क्रेडिट कार्ड का कभी कभी बिल पे करना, एक आधा दिन आगे हो जाता है। आपको पता है 30,000 पीछे 1 एकड़ प्लाज हो जाएगा। ऐसा ही 30,000 क्या वक़्त है उस 1 एकड़ की, वो 1 एकड़ जी आप बैंक ने कब्जा कर लिया, फिर जब वापस लेने जाना 10,000 और देना है। किसान को 30 नहीं 40 पड़ गया। अब वो मासूम किसान है, उससे चीजें आसान करें। हर कार्ड में से 5,000 कट गया, कमोबेश 1.5 अरब रुपया कहां गया, हवा में। पहले कटौती हो गई है। अच्छा, किसान ने जब कार्ड यूज करना है, इसके ऊपर जो टैक्स कटना है, जो 2.5% हमारे क्रेडिट कार्ड से कटता है, वो कौन पे करेगा, वो भी किसान। मतलब आपने किसान को पैसे दिए हैं फिर ले लिए, और आप इसे नवाज रहे हैं लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमने देखा है कि साथ ही किराए बढ़ जाते हैं और चीजें महंगी हो जाती हैं, और पेट्रोल प्राइसेस जब कम होती हैं, 2 दफा पिछले 3 दफा कम हुई हैं, लेकिन उसमें कोई हमें उसके कोई खातर ख्वाह नताइज नहीं मिले, कोई पॉजिटिव नताइज नहीं मिले। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अच्छा शराज, इसके अंदर अब ये ट्रांसपोर्ट जो हमारी पब्लिक तो फैसलाबाद में है ही नहीं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, सारी बसें हैं, वैगनी हैं, चिंची है। अब ये क्या करते हैं, जहां स्टॉप है, फॉर एग्जाम्पल आप लाड़ी अड्डे पे जाएंगे, आपको सारा थ्रू आउट लीगल मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने लाड़ी अड्डे से निकलना है ना, वो बोले कि झुग्गी पे स्टॉप लेंगे, वहां वो उतने ही पैसे ले लेंगे, इवन रास्ते में कट गया, वो घाटे वाला स्टॉप मारेंगे, निशाताबाद स्टॉप मारेंगे, वहां से जो सवारियां, टुटवी सवारियां जिसे कहते हैं उठानी है, वो उसमें से पैसे कमा, और सवारी बैठ गई होती है, उसने वहां से उतरना नहीं होता, वो स्टॉप अगले स्टॉप से उनसे पैसे लेने को उसने तो देने ही देने। अजहर ये बताइएगा कि हमने देखा है कि पेट्रोल प्राइसेस, इन्होंने घी अभी महंगा किया, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम ऑयल महंगा हुआ, तो अभी इन्होंने घी और ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो 30 रुपए से लेकर 80 रुपए बढ़ा दी पर लीटर।
अभी जब पेट्रोल प्राइसेस जो कम हो रही है आलमी सतह पर, तो हमारी पेट्रोल प्राइसेस भी कम होनी चाहिए थी ना, क्या समझते हैं आप? देखें, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 334 रुपये या हाल में 330 रुपये पर लीटर हुआ, तो मैं एक किसी सरकारी ऑफिसर के पास बैठा हुआ था, डॉक्टर के पास। तो मेरे साथ एक चेयर पे एक और आदमी बैठा हुआ था, गपशप मार रहे थे, बातें हो रही थी, मैं भी जाके बैठ गया वहाँ पे, गपशप चलती रही। तो डॉक्टर साहब ने पूछा मेहमान से कि आज आप एक गाड़ी में आए हैं, दूसरी गाड़ी आपकी कहाँ है, फिगो डाला जो साथ होता था। तो उन्होंने कहा यार पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मेहमान उठ के चले गए। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा इन्हें जानते थे, ये कौन थे? मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा ये फलाने निजी जो बस कंपनी है उनके ये मालिक थे। मैंने कहा हैं? कहते हैं हाँ जी। और ये अगर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरी गाड़ी का, तो आम आवाम का क्या हाल होगा, जिनके डिपो हैं बकायदा, जिनके पेट्रोल पंप है निजी बस कंपनियों के, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक गाड़ी साथ इजाफी रखना, तो आम आवाम का क्या हाल होगा। हमने ये देखा है सरकारी जितने भी तकरीबन महकमे हैं वहाँ पे फ्यूल के हवाले से बहुत ज़्यादा खुरदबुर्द होती है, और ये करप्शन का एक बहुत बड़ा जरिया है फ्यूल। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जितनी जितनी बढ़ती हैं उतना उतना मुलाजमीन जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। महकमा सेहत में एक ऑफिसर थे, अब उनका तबादला हो चुका है। उनके घर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी सरकारी, एक उनके ससुराल में आने जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, एक उनके घर में जो अशिया खुर्दनूस खरीदने के लिए इस्तेमाल होती थी, और 2 गाड़ियां डॉक्टर साहब ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखी हुई थी। यानी कि एक अफसर के पास 4 गाड़ियां थी। तो फिर तो प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। देखिए अब 4 गाड़ियां थी, अब 4 गाड़ियों को आप फ्यूल लगाएं, उनकी मेंटेनेंस लगाएं, आप वो ड्राइवर लगाएं। अब वो जो यहाँ पे ऑफिसर तैनात थे उनकी जो ससुराल थी वो जनूबी पंजाब से थी। अब जनूबी पंजाब का आपने सफर करना है, वो गाड़ी उनके घर खड़ी हुई है। महकमा सेहत के निचले ऑफिसर से गाड़ी लेके उन्होंने अपनी तहवील में ले ली। तो डॉक्टर साहब जो मुतासर हुए थे गाड़ी से, तो वो गाड़ी से महरूम हो गए। तो कहने लगे यार देख लें, साहब का हाल देख लें कि 4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, फिर भी वो उनका जो है वो राज़ी नहीं है। कहते हैं अभी और गाड़ी मुझे मिल जाए। बात करने का मकसद यह है कि फ्यूल जो है वो आम इंसान को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। वो बेशक ऑफिसर है, वो बेशक एक आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, मजदूर है, कोई भी है। फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो वैक्सीनेटर हजरात के पास मोटरसाइकिल दी गई हैं, उन्हें 15 लीटर फ्यूल दिया जाता है कि आपने 15 लीटर फ्यूल में पोलियो कैंपेन है, आपने EPI से मुतल्लिक हिफाजती इंजेक्शन लगाने हैं, वैक्सीन लगानी है, तो आपको एक माह का 15 लीटर फ्यूल दिया जाएगा। पिछले दिनों एक स्टोरी ब्रेक हुई कि जी 25 लीटर जो है वो फ्यूल की पर्ची दी जाती है सरकार की तरफ से, और 15 लीटर फ्यूल जो है वो दिया जाता है वैक्सीनेटर को, और 10 लीटर की जो है वो कटौती की जा रही है, वो अफसरान खुद रख लेते हैं। अब उनको वैक्सीनेटर को 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 नहीं है, इनकी तादाद सैकड़ों में है। हजारों लीटर पेट्रोल, हजारों लीटर पेट्रोल। देखें पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, आज से 2-3 साल 4 साल पहले। उन्होंने कहा कि जी जितने भी जनरेटर हैं उन तमाम में ट्रैकर सिस्टम लगाया जाए। फ्यूल जो है वो इस मद में बहुत ज़्यादा जो है चोरी हो रहा है कि और ट्रैकर जब सिस्टम लगेगा हॉस्पिटल्स में या महकमों में, तो पता चलेगा कि कितना लीटर फ्यूल जो है इसमें डाला गया, डीजल डाला गया, पेट्रोल डाला गया, कितना जो है वो उसका खर्च हुआ है। वो मेंटेनेंस जो है वो इसका एक मेंटेन रखा जाएगा। मगर देखें डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे मुआशरे में जहाँ पे अवाम के मफादात होते हैं, मुलाजमीन के मफादात होते हैं, उसके ऊपर कभी भी आपको अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर हजरात हैं वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं करेंगे। वो प्राइवेट अगर क्लिनिक उन्होंने करना है या प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने काम करना है, तो वो जो सरकारी हॉस्पिटल बने हुए हैं तो वहाँ के शाम के औकात में वहाँ पे OPD के जो कमरे होते हैं वहाँ पे बैठे, जैसे सुबह बैठते हैं इसी तरह वो शाम में बैठे और मरीजों को जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में चेक करें, प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल में मरीजों को चेक ना करें। सही। क्या हुआ? अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। बात वही आ जाती है कि जहाँ पे इनका मफादात होते हैं मुलाजमीन के, उसके ऊपर हुकूमत कभी भी अमल दरामद नहीं करा सकी। हम हमेशा ये देखते आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो बुनियादी मराकज़ सेहत और जिला कौंसिल के डिस्पेंसरी की बात हो रही थी, वहाँ हमने जब भी विजिट किया है हमने वहाँ पे LHV या डिस्पेंसर को बैठे चेक करते हुए देखा, भाई डॉक्टर क्यों नहीं चेक नहीं कर रहा है? डॉक्टर वहाँ पे गया है FCPS के 10 नंबर लेने के लिए। अब डॉक्टर ने वहाँ पे बैठ के पढ़ना है, उससे मरीजों को चेक नहीं करना। प्राइवेट होने की एक बहुत बड़ी वजह या डॉक्टरों की सीटें खत्म होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ 4 डॉक्टर चले तो जाते हैं और वहाँ से सैलरी भी ले रहे होते हैं, 10 नंबर भी वहाँ से हासिल करने के लिए गए हैं, मगर मरीजों को चेक नहीं करते। वो सारा दिन अपना बैठ के वहाँ पे किताब पढ़ते हैं, इम्तिहान की तैयारी करते हैं। जहां पर बात आती है ना आजादार साहब
मजदूरों के और मुलाजमीन के मफादात की, वहां पर गवर्नमेंट जो है उनमें खामोश नजर आती है। उसका सबसे बड़ा शवाहिद, उसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो यही है कि पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी तक जो है वो मिनिमम वेज के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करवाया जा सका है। वक्फा छोटा सा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अज़ादार मौजूद हैं, हमारे साथ बिलाल डोगर मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे थे हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से और उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को और अब चलते हैं TNA की तरफ, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। ये वो टेस्ट है, ये वो इम्तिहान है जो उस्तादों का लिया जा रहा है, जो बेसिकली स्टूडेंट्स का इम्तिहान लेते हैं। अब बारी है उन उस्तादों का इम्तिहान लेने की जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तालीम दे रहे हैं बच्चों को, उनके अब टेस्ट हो रहे हैं। और ये TNA कौन सा टेस्ट है और इसको क्यों मुस्तरद किया गया टीचर्स की तरफ से, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ बिलाल डोगर। बिलाल, बताइएगा ये TNA टेस्ट है क्या और इसमें सिर्फ 70 पूरे पंजाब से सिर्फ 70 टीचर्स अपीयर हुए हैं? अच्छा शराज, मैंने इसके ऊपर ब्रीफ प्रोग्राम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी एंड बहुत माज़रत के साथ राना सिकंदर हयात हमारे तालीम के वजीर लगते ही नहीं है। वो टिकटॉक के या सोशल मीडिया का वजीर लगा रहे, आई थिंक सो ही कैन बी वेरी सूटेबल, बट फॉर एजुकेशन जो उन्होंने पंजाब कॉलेज वाले केस में किया, क्या मरियम नवाज ने FI ने तमाम, मेरा ये एक मुतालबा प्रोग्राम अपने में भी था, उन लोगों को तो पकड़ लिया था। क्या राना सिकंदर को ये तक कहा गया कि अपनी वीडियो ही डिलीट कर दें मौसूफ, जो आपने एक ब्लेंडर मारा था, और वो उसके बाद उन्होंने ये कर दिया। अच्छा, उस्ताद ने क्लियरली कह दिया है हम टेस्ट देना चाहते हैं, बट टेस्ट देना किसका ये तो बताएं, आपने ट्रेनिंग कौन सी करवाई है? अभी तक आपको ये पता है शराज 2008 और 12 के जो भर्ती टीचर हैं उनकी रिहर्सल दोबारा, रिवीजन ही दोबारा नहीं करवाई गई अभी तक, अपग्रेडेड जो बुक्स हैं उसके ऊपर। तो फिर पाई क्या इस चीज का टेस्ट? ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उस्ताद का बड़ा एहतराम करता हूं और मेरे ख्याल में हमें अपने उस्ताद के साथ खड़ा होना चाहिए। ये तज़हीक कर रहे हैं, ये उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। राना सिकंदर साहब एक जुमला बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे जानने वाले हल्के के टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, दोस्त हैं, वो जी कहते हैं हम 5-5 सप्ताह से स्कूल ही नहीं गए। पकड़े ना, उन्हें फांसी दे दें। आपके अपने दोस्त हैं, आप खुद अपने मुंह से जुबानी कह रहे हैं कि मेरे दोस्त मेरे हल्के के उस्ताद हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो पकड़ लें उनको। जो उस्ताद जाते हैं उनकी तज़हीक मत करें। आपका 10वीं का रिजल्ट 80% रिजल्ट पोजीशन लेकर सरकारी स्कूलों ने आपके मुंह के ऊपर यह बताया कि ये है रिजल्ट, सरकारी स्कूलों ने लिया, प्राइवेट स्कूलों ने नहीं लिया। आप प्राइवेट स्कूलों का एक एग्जेजरेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको जरा दबाएं। अच्छा, टीचर्स का मैं शराब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो देखने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 9वीं जमात का 1 अप्रैल से तमाम सिलेबस चेंज हो रहा है। सही। आने वाली 1 से किताबें चेंज हो जाएंगी। किताबें मिलेंगी, पिछली नहीं मिली अभी तक। तो क्या टीचर्स को उस कोर्स के लिए रेडी करवाया गया? और टीचर्स को भी यही तक नहीं पता नया 9वीं का आने वाला सिलेबस क्या होगा। उनको बुक्स दें, उनको रीडिंग करवाएं, उनकी आप कोई कोर्सेज करवाएं। सब उस्ताद, मैंने फीमेल स्कूल में भी गया हूं, मेल स्कूल में गया हूं, तमाम उस्ताद एग्री हैं, हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस चीज का नीड असेसमेंट टेस्ट करना है। अच्छा, नीड असेसमेंट के लिए एक टीचर फीमेल थी, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा मैं 32 साल हो गए हैं, उनके मुझे पढ़ाते 32 साल हो गए। ये हमारे इस्लाम नगर के 1 की वो टीचर हैं, कमिश्नर ऑफिस बैक साइड। उनके मुझे 32 साल हो गए हैं, आप मेरे नताइज उठा के देखें, अगर कोई नतीजा मेरा 1 साल के अंदर 80% कम है, आप मुझे जो सजा देना चाहते थे वो कह रहे हैं कि हम आपको गाइड करते हैं। उस्तादा एसोसिएशन ने एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है जिसको मैं फ्रंट फुट पर रखना चाहता हूं, कि वो कह रहे हैं कि आप इस टेस्ट को थोड़ा सा ऐसे करें कि आप पहले नताइज उठाएं। जिन टीचर्स के रिजल्ट उनके मतलूबा सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं आते, आप उनकी ट्रेनिंग करवाएं, टेस्ट करवाएं, हमारी तरफ से उन्हें स्कूल से निकाल दें, बर्खास्त कर दें, नौकरी से निकाल दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। बट आप ये कहें कि सारे टीचर टेस्ट दें जबकि हम रिजल्ट भी दे रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट उनका बहुत पावरफुल था कि वो कह रहे हैं कि आप एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं जो कि नीड असेसमेंट के नाम से आपने लागू कर दिया, लेकिन क्या हमारे ऊपर से डेंगू की जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, हमारे ऊपर से सफाई की जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, इलेक्शन का डेटा कंपाइलेशन खत्म हो जाएगा? मतलब दुनिया का कोई काम भी है वो टीचर से करवाया जाता है। हमारे पास से पहले वो बोझ उठाएं, हमारी तरक्कियां करवाएं, जो परमानेंट टीचर नहीं हुए वो करवाएं। आपने 25,000 वाली जो आप बोला वो धमकी तो दे दी आपने निकालने की, नए रखने की, लेकिन क्या 1,17,000 टीचर शॉर्ट हैं वो भर्ती किए, 10,000 कमरे शॉर्ट हैं आपने वो बनवा के दिए। पहले सहूलियात दें,
फिर उनसे आप आर्ग्यू करें, उनसे कुछ ये होता है कि जब भी किसी स्कूल के अंदर हवाले से बात करें, किसी भी इदारे के हवाले से बात करें, यू कैन नॉट सी ईच एंड एवरी वन विद द सेम आई। हर बंदा जो है उसको मुख्तलिफ उससे पहले करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए कि किसी भी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और बिलो एवरेज भी होते हैं, तो सबको जो है ना वो मैं मैथ में अच्छा सब नहीं स्टूडेंट हूं, अब मैं मैथ पढ़ी नहीं, मैं मैथ की बजाय भागता भागता सोशल साइंस की तरफ आया हूं कि मेरी मैथ से जान छूट जाए। आप मेरा मैथ का टेस्ट लेंगे, देखिए वो टीचर ये कह रहे हैं कि आर्ट्स वाले से साइंस का पूछी जा रहे हैं, साइंस वाले से उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं अरेबिक के, अरेबिक की आयतें पूछ रहे हैं। अब अरेबिक की आयत आपने तफसीर पढ़ी, आप तो बता सकते हैं, मुझे आजादार को नहीं पता, तो हमने फेल ही होना है। तो फिर इसका मतलब है कि आप टेस्ट पे टेस्ट ही देंगे और कुछ नहीं करेंगे। सबको आजादार एक जो है वो चश्मे से नहीं देखा जा सकता है, सारे टीचर्स को एक ही साथ एक ही किस्म का टेस्ट लिया जा रहा है। आपको लगता है ये टीचर्स के साथ ज्यादती है? देखें, हर चीज़ के दो रुख होते हैं। अरसा दराज से हम ये सुनते आ रहे हैं जी कि हुकूमत, सेहत और तालीम बुनियादी हकूक होते हैं जी, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे ख्वारी है। आप आ जाए सरकारी स्कूलों की तरफ, बिलाल बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, क्या आपके बच्चे, भतीजे, भांजे सरकारी स्कूलों में जाते हैं? अच्छा, देखिए प्राइवेट जितने भी आप किसी भी शहर में चले जाइए, वहाँ पे आपको गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल नजर आएंगे, हर गली में 2-2, 3-3 बने हुए हैं। इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। होता क्या है, प्राइवेट अच्छे से अच्छा जो स्कूल है वहाँ पे आपको मैट्रिक पास टीचर नजर आएगी जो कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही है। अच्छा, अगर आपने किसी सरकारी स्कूल में भर्ती होना है बतौर टीचर और आपको पता है कि वहाँ पे मास्टर और एमफिल के जो ख्वाहिशमंद है, जिन्होंने तालीम एमफिल है, वो मैट्रिक के या प्राइमरी सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैदान में आ जाते हैं कि चलो खुदारा में सरकारी नौकरी मिल जाए। अब वो जब उनका मेरिट देखें कहाँ पे है, और प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे पढ़ाने वालों का मेरिट देखें, मैट्रिक पास आपको नजर आएंगे, मगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे अगर आपने पढ़ाना है तो वो लोग पढ़ा रहे हैं जिनकी तालीम एमफिल के करीब है, मास्टर है, कम से कम BA है, मास्टर है या एमफिल है। अच्छा, उनकी कदर नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे मैट्रिक पढ़ा रहे हैं, उनकी कदर है और जॉब नहीं मिली, स्कूल में वो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। अब देखें उन पर आज पढ़ता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल की तरफ पढ़ता जा रहा है। मैं सुबह के टाइम आता हूँ, 45 से 50 किलोमीटर पर बनता है, रास्ते में यकीन करें आपके जो बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं ना, मेरा बेटा और बेटी और भतीजा स्कूल एक ही में पढ़ते हैं, वो जाते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है, मगर घर वाले कहते हैं नहीं जी, इन्हें छोड़ के भी हमने आना है और लेके भी इन्हें हमने आना है जी। तो मैं वो बच्चों की तरफ देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पर खड़े होते हैं और गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं, और एक बस आती है 1 घंटे के बाद, और उस 1 घंटे के बाद जो बस आती है उस पर छत भी भरी होती है, बच्चे जो हैं वो पीछे लटके होते हैं सीढ़ियों के साथ, और छोटी छोटी बच्चियां 5-5, 6-6 साल की बच्चियां भी और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। क्यों? वहां पे कन्वेंस का मसला है। अब ये वो बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, मगर कन्वेंस का एक बहुत बड़ा उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे देहात है, दही जितने भी आबादी है, वहां पे प्राइवेट स्कूल आपको नजर नहीं आएंगे। प्राइवेट स्कूल जो माफिया आपको नजर आएगा वो शहरों में नजर आएगा। आप किसी भी देहात में चले जाए वहां आपको कोई शादो नादर ही है, गलियों मोहल्लों में नजर आएंगे प्राइवेट स्कूल्स, और आपको कहीं देहात में, गांव में। बड़ा ही वैलिड पॉइंट है, उसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। इस पर गुफ्तगू मजीद भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, और स्कूल्स के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर जो इस वक्त TNA टेस्ट लिया जा रहा है, उन उस्तादों का जो कि पढ़ाते हैं, अब उनकी बारी है टेस्ट देने की, जो कि टेस्ट लेते हैं अब वो टेस्ट देंगे। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तमाम मामला को किस तरीके से जो है स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, किस तरीके से दरमियानी रास्ता जो अपनाया जा सकता है। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, आज़ादार हुसैन मौजूद हैं। बिलाल, फिर क्या इसका हल क्या है अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम नहीं जाते हैं, चलें जी हम सरकारी रखते हैं, तो फिर सरकारी जब रहेगा लोगों को सहूलियात नहीं मिलेंगी। वी हैव टू फिगर आउट, वी हैव टू लुक फॉर अ वे आउट। वे आउट क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा, वे आउट मैं आपको बताता हूँ। हम थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड जब ब्रेक में थे हम डिस्कस भी कर रहे थे एक जुमला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं। कभी आपने ये देखा, जैसे आज़ादार भाई बता रहे थे कि RIUs, BIUs, RSCs और BIUs के अंदर कुछ चीज़ें अमले के अंदर जो भी है उनको डिटेल्स दे रहे थे। कभी आपने ये सुना है कि
इस डीसी को प्राइवेट किया जा रहा है, डीसी की सीट प्राइवेट की जा रही है। हमेशा आपको महकमों के अंदर निचले दर्जे के, दर्जा चहारम के ये लोग प्राइवेटाइज या इनको नौकरियां खाते नजर आएंगे। कभी आपने जो जफर मुफ्त मौज वाली ऊपर सीटें बर्जमान की हुई हैं, जो 4-4 अभी बता रहे थे 1000 गाड़ियां लेके अपने घरों के अंदर बर्जमान है, उनको तो अभी आपने कभी नहीं सोचा कि इनको यहां से निकाल बाहर किया जाए। देखें, आप 10 लाख वाले को नहीं निकाल रहे, आप 25,000 वाले को निकालने को कोशिश करते हैं कि यहां से बचत हो। ऐसे बचत नहीं होनी, बचत वहां से होनी है जहां आप ओवर एग्जेजरेशन करके आप लल्ले तलल्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, टीचर्स बिल्कुल एग्री हैं, मैंने आपको कहा, उन्होंने ऑफिशियली कहा है हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, हम आप चाहते हैं एक बार बैठ के मैकेनिज्म बना लिया जाए। आई थिंक सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। अगर वो कह रहे हैं टेबल टॉक तो पूरी दुनिया में होता है, हर कोई एसोसिएशन मुज़ाकरात के लिए आती है। ऐसा बिलाल क्यों होता है कि स्टेक होल्डर या रियल जिन लोगों के लिए पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उनसे मशवरा नहीं करती? इंडस्ट्री के साथ भी यही है, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, उनसे पूछा नहीं जाता। टीचर्स के लिए भी पॉलिसी ये है, उनके लिए टेस्ट बनाया जा रहा है, उनको मुशावरत नहीं उनसे की जा रही। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि जहां भी आपको फैसला करना होता है तो आप मतलूबा स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के नेगोशिएट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो वजीर आता है ना, वो कुल अकल आता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आई थिंक सो अदर भाई जल्दी वो ज्यादा इसे इंडोर्स कर लेंगे। डॉक्टर्स कहते थे यास्मीन राशिद MBBS हमें चाहिए वजीर, जब मिल गई उन्होंने कहा तोबा ही तो बात नहीं चाहिए। सेम एजुकेशन के साथ उन्होंने कहा हमें पढ़ा लिखा नौजवान चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा नौजवान मेरा कहा साढ़े करना तोबा दोबारा हमें अनपढ़ देने एजुकेशन वाला नहीं दे। क्यों? ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस को, आप स्टेक होल्डर्स को, आपके जो राइट लेफ्ट लोग होते हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं। आई थिंक सो एक प्रॉपर आप उस साथी को निकालें। मेन आपके DPS स्कूल है, आपके दानिश स्कूल है, आपके सरकारी स्कूल, MCI स्कूल पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल है। आप इनमें से एक क्रीम माइंड लोग निकाले, उनके साथ बैठ के एक मैकेनिज्म बनाए, ना कोई एहतजाज करे ना कोई रोला पवे, लेकिन रोला पै के तो पता लगेगा ऐसी भी गवर्नमेंट दे बेचे। हाँ बिल्कुल। अज़ादार, मुझे आप भी बताएगा कि वे आउट क्या है, हम क्या इसका सोल्यूशन क्या नजर आ रहा है आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं अगर हम करते हैं? देखिए, पिछले दिनों एक वीडियो लिंक हो रही थी पोलियो के हवाले से, मैं भी उसमें बैठा हुआ था, मैं भी सुन रहा था। तो सेक्रेटरी साहबा उसमें बैठी हुई थी, तो वो आजकल इन्होंने पोलियो का जो निज़ाम है वो मैनुअल की जगह ऑनलाइन कर दिया है। अच्छा, कि ऑनलाइन कितनी टीमें जा रही हैं, अपना ऑनलाइन लोकेशन वगैरह ये वो सारी चीज़ें वो शेयर करेंगी। अब जो भी CEO हेल्थ बात कर रहा था, तो जो सेक्रेटरी साहबा थी वो उसे झाड़ भी देती थी और ये भी कहती थी कि नहीं ऐसे नहीं होगा, जो आप गलत बात कर रही हैं, और वो जो बोलता था वो फंस जाता था। अब सेक्रेटरी साहबा के अहकामात हैं, हर किसी ने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। अगर उसने नौकरी करनी है उस जिले में, अगर नहीं करनी, जिला बदर उसने होना है या उसने OSD बनना है, तो उसने जो है वो फिर सेक्रेटरी के अहकामात पर अगर अमल नहीं करेगा तो उसके साथ फिर ये होगा। बात करने का मकसद ये है कि जब नॉन टेक्निकल लोग, जैसे बिलाल डोगर बता रहा था, कि जब नाफज कर दिए जाते हैं, कोई पॉलिसी नहीं मुरतब की जाती। अब वो पोलियो ऑलरेडी पाकिस्तान में एक मसला बना हुआ है, 40 केस पाकिस्तान भर में जो है वो पोलियो के रिपोर्ट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद तो बचा हुआ है 2008 से के बाद, फैसलाबाद में अभी तक पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि सीवरेज इन्वायरमेंटली जो है वो सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। सीवरेज के वाले से फैसलाबाद में साल 2024 का से बात करूँ तो 2 बार, अगस्त और मार्च, ये ऐसे 2 महीने हैं कि अब तक इन 2 महीनों में सीवरेज पॉजिटिव फैसलाबाद को मौसूल हो चुका है सैंपल के वाले से। अब महकमा सेहत वाले पहले ऑलरेडी फंसे हुए हैं कि हमला कम है हमारे पास, बच्चों के पास ही वैक्सीन भी लगानी है, फलाने इलाके रह गए जी। अब वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुतारफ करवा दिया गया है। अब वो बेचारे फिर फंस गए हैं कि यार हम पिछले निज़ाम से निकले गलत कर दिया गया। अब आपको पता है नेट का इशू है जी, नेट नहीं चलता ऑनलाइन। अगर आपके पास फिर मोबाइल का बहुत बड़ा इशू है। अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, सरकार ने आपको दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, फिर तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मेरे जैसे बंदे हैं जिनके पास मिसाल के तौर पर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, सिंपल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करने का नहीं पता। काफ़ी लोग हैं, मुलाजमीन ऐसे हैं। तो ये एक मसला है कि हम काम के ऊपर फोकस नहीं करते, हम पॉलिसियाँ बनाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बात करूँगा, एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर सुबह 8 बजे मीटिंग शुरू होती है। मैं 10 बजे जाता हूँ तो 10 बजे तक वो मीटिंग हो रही होती है। वो कौन सी मीटिंग होती है जो रोज़ाना की बुनियाद पे होती है और 10 बजे तक उसका कोई फीडबैक भी नहीं आ रहा। वो सिंपल जी कितने मरीज आए जी, इतने मरीज आए, कितने मरीजों को दवाई दी जी, इतने मरीजों को दवाई दी, अल्लाह खैर तो वो लिखा था, चलो जान बस यही मैं कहना। अच्छा, आप विजिट करें मरीजों के, जो एक वार्ड को ले लें कि आज हमने इस वार्ड के ऊपर जो कोई मसाइल है उसके मुतल्लिका प्रोफेसर को बुलाएं, उसके साथ बात करें, डॉक्टरों से बात करें, यहाँ पे आपको क्या मसाइल दरपेश है,
का अजाला करें, मरीजों से बातचीत करें कि आपको यहाँ पे क्या मसाइल दरपेश है, उस एक वार्ड का पहले हल निकालें, उसके बाद आप फर्दर बाकी वार्ड को लेकर चले। वो सारा वो सालों साल हो चुके हैं जी। वो बिल्कुल ऐसे ही है। और खास तौर पर अगर इमरजेंसी के हवाले से बात करें तो इमरजेंसी में आप जाएं, वो तबीयत जिसकी खराब होती है उसकी दुगनी तबीयत खराब हो जाती है इमरजेंसी में रश देख के। आजादार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल वगैरह थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको आपका होस्ट शराज बट खुश आमदीद कहता है। चलते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर खुद तौर पर शहर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद होती है जिनके साथ उनके प्रोफेशन के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, ताकि हमारी नॉलेज में और हमारे देखने वाले नाजरीन की नॉलेज में भी इजाफा हो सके, उनके इल्म में इजाफा हो सके। तो हमारे साथ आज की हमारी इस गुफ्तगू में, हमारी आज की इस नशिस्त में हमारे साथ विराजमान है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, जो कि इंचार्ज हैं कैंसर वार्ड अलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद के। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जनाब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हमने आपके इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आप कैंसर वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द ओनली कैंसर वार्ड इन द डिवीजन, आपको लगता है कि ये कैंसर वार्ड जो है वो दैट वुड बी इनफ फॉर द पेशेंट्स? क्योंकि पेशेंट्स तो खौफनाक हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं, खासतौर पे एज लॉन्ग एज द कैंसर इज कंसर्न्ड। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, क्या ये एक सिंगल वार्ड जो है ये सफिशिएंट है डिवीजन के लिए? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ 41 का, इंतजामिया का, और सर हमेशा आपने इस नेक काम में हमेशा आप आगे नजर आते हैं। कोई अवेयरनेस हो, लोगों की जो भी भलाई के काम हो, हैसियत के हवाले से खासतौर पर। अब रहा जो वार्ड की जहाँ तक बात है ना, अब देखा जाए जो वार्ड बना है 96 में, यानी ये खुला है, यानी ये चालू किया गया। हालांकि बिल्डिंग पहले थी लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं था। तो 1996 में प्रोफेसर जास हुसैन शाह साहब, जो पहले यहाँ मेरे से पहले हेड यहाँ थे, वो आए मेवा अस्पताल लाहौर से, तो यहाँ के उन्होंने डिपार्टमेंट को चालू किया, बनाया, शुरू किया। जो मशीनें थी उनको खैर फंक्शनल किया, सारे वार्ड को खोला, सारा बाल फंक्शनल OPD एंडो सारा शुरू हो गया। थोड़ा था उस वक्त, मैं उसके बाद 2 साल बाद यहाँ पहुँचा हूँ। फिर मैं तो बेड कम थे, हमने फिर बेड को बढ़ाया। पहले 20 बेड थे, फिर 40 बेड हो गए, और अब 60 से ऊपर चले गए हैं। कीमोथेरेपी की खैर पहले 2-3 बेड होते थे, अब माशाल्लाह वो सारा बढ़ के 12-14 बेड हैं, और डेली 50-60 कीमो लग रही है। काम तो वाकई मैंने देखा बड़ा, जिसे कहते हैं ना विगोरसली, वो चीज़ बढ़ रही है, बड़ी शिद्दत के साथ मरीज बढ़ते हैं, जिसमें अवेयरनेस का भी रोल है। ख़ासतौर पर आपका जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक, मैं समझता हूँ कि जो चल रही है अवेयरनेस, अब लोग मेरे ख्याल में पिछले 20 साल को देखें, 30 को देखें, तो लोग काफ़ी अवेयर हैं चीज़ों से। अब बंदा को ये नहीं करता जी मुझे पता नहीं था, ना आए उसके लिए मसाइल हैं। रह गया वार्ड का मतलब, वार्ड के अंदर अब तक जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एक जिस तरह होनी चाहिए एक टीचिंग अस्पताल में, वो तो हमारे पास है। मसाज सर्जरी है, उसमें कीमोथेरेपी है, उसमें रेडिएशन है, बाकी फॉलो अप, इनडोर आउटडोर एमरजेंसी, वो सारी चीज़ें हैं, एक बेसिक लेवल तक ये सारी हैं। बाकी खैर एक्सपर्टीज़ की तो खैर कोई अखीर नहीं है, दुनिया में एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट मौजूद है। रहेगी बात की काफ़ी होने की, काफ़ी तो नहीं होती चीज़ें कभी। जिस तरह आबादी बढ़ती है, जब देखो 96 से लेकर ठीक है हमने कुछ इसको अपग्रेड किया, लेकिन अब भी हमारे मरीज़ इससे ज़्यादा हैं। यानी मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसा एक और भी बना दें ना वार्ड, मेरा ख्याल लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। इतना मरीज़ है, मतलब OPD देख लें वहाँ है, और चलो ये तो एक है ना, बाकी चीज़ें मतलब मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, इक्विपमेंट है, और उसके बाकी चीज़ें हैं, मेडिसिन, जो भी चीज़ें होती ज़रूरियात हैं हमारे मरीज़ों की, तो वो तो जिस कदर भी हम इनको दे सकें उतनी ही थोड़ी ही सच्ची बात है। तो अब मैं समझता हूँ जिस तरह मैं बताया ना कि एक और भी बना दें, तो मेरा ख्याल वो हमारे मरीज़ों के लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी हमें देखो पिछले दिनों में रेनोवेशन का काम हो रहा था, हमने स्ट्रेचरों में डाले हुए थे मरीज़ तो आता रहता है, उसको तो नहीं कर कि अंदर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई छुट्टी पे है कि नहीं है। मरीज़ों को तो अपने मसाइल हैं, जब चरण का मसला होता है वो आ जाते हैं, वो छुट्टी वाले दिन भी आ जाते हैं। तो इसलिए इसमें अगर हम इजाफा करते हैं, या मैं समझ इजाफा हो जाए, तो मरीज़ों के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है ये, हर लिहाज से, दवाइयों में हो, अमले में हो, किसी लिहाज से भी हो। बिल्कुल, अगर एक वार्ड भी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि खौफनाक हद तक जो है वो कैंसर पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो डायग्नोज करना, फिर इलाज करना, फिर उस मरीज़ के ऊपर 100% फोकस करना,
यानी कि आपके पास कोई मरीज आता है, आपके पास बहुत सारे मरीज और भी हैं, आपको हर मरीज के ऊपर इंडिविजुअली फोकस करना पड़ता है, तो उस तरीके से वो फोकस नहीं हो पाता क्योंकि मरीजों के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है और हर पेशेंट की जो केस होता है वो सेम नहीं होता। कोई बहुत अर्ली स्टेज पे होता है, कोई बेचारा लास्ट स्टेज पे होता है, जिसकी बारी बाद में आ रही है उसकी बारी पहले आनी चाहिए थी, लेकिन वो इस वजह से नहीं आई क्योंकि वो क्यू में था। तो इस यहाँ पे डॉक्टर्स की गलती या उनकी शॉर्टकमिंग नहीं होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है मैनेजमेंट का। अगर वही वार्ड एक मजीद और हो जाए, चाहे उसे कंपैरेटिवली तो छोटा हो जाए, तो उससे ये है कि रश को जो है वो मैनेज किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। आगे चलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि तादाद जो बढ़ती चली जा रही है वो क्यों हो रही है। तो कैंसर जो है, खासतौर पर हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करते हैं, पूरा अक्टूबर जो है हमने वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हमने इसको मनाया है और हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर कुछ वॉक्स रखी जाती हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, उसके बावजूद भी इसकी तादाद जो है हर गुजरते साल के साथ बढ़ रही है। तो किस नौयत की अवेयरनेस जो है आप समझते हैं, आगाही जो है वो लोगों में होनी चाहिए अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली? जी बिल्कुल, ये पहले तो बात ये कि अवेयरनेस क्यों जरूरी है। ये भी हमने ज़ाहिर एक मेरे उम्र का हिस्सा गुजर गया है सारे फील्ड के अंदर। एग्जैक्टली। तो एक ज़माना था कि लोगों को क्या भरे, मतलब हमारे अमले के अंदर चीज़ें मौजूद नहीं थी कि ये चीज़ है क्या। छाती में गिल्टी आई है, निकाल दी है, बस ठीक है जी जाएं, बस ठीक काफ़ी हो गया। यानी मतलब वो चीज़ नहीं थी कि जिसको एक ट्रीटमेंट समझ के हम चलाएं या एक चीज़ को फील्ड बना के लेके चलें। ये ऐसे 30 साल 40 साल पहले करें, दवाइयाँ बहुत सारी नहीं थी। तो अब कम से कम ये है कि इस अवेयरनेस का हमारी आपस की डिस्कशन हो डॉक्टरों की, जिसे हम ट्यूमर बोर्ड कह देते हैं, जो बड़ा ज़रूरी है, जिसमें सर्जन बैठ जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट बैठ जाता है, उसमें हमारा रेडिएशन का बंदा बैठता है, जिसमें हमारे रिहेबिलिटेशन के लोग हैं जिन्होंने बाद में संभालना होता है, या बाकी जो सपोर्टिव थेरेपीज के लोग हैं, जब सब लोग बैठ जाते हैं, पैथोलॉजी के लोग हैं जो डायग्नोज करते हैं, रेडियोलॉजी के जो सीटी स्कैन MRI करते हैं, सब लोग बैठ के जब एक मरीज़ को देखते हैं ना, उसकी जो प्लान बनती है, प्लान तैयार होती है ट्रीटमेंट की, वो बहुत बेहतर होती है। और सारी दुनिया में ये एक रूल है, हमारे भी अल्लाह का शुक्र है बड़ा ये अच्छी तरह चल रहा है ट्यूमर बोर्ड, हर जुमरात को हम करते हैं। तो ये उसमें जब देखा कि मरीजों को फ़ायदा हुआ, एक तो ये चीज़ है कम से कम पहले अमले के अंदर तो चीज़ आए, पहली बात। दूसरा एक आवाम तक जब जाएगी बात, फिर फ़ायदा होगा हमें। आवाम तक जाने के लिए सबसे अहम चीज़ है ना आजकल के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कोई बंदा और देखे ना देखे, सोशल मीडिया है। देखो ये टीवी और हमारा केबल और सोशल मीडिया और मोबाइल मेरा ख्याल है कि अब हर बंदे की पहुंच में है। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अगर हम चलाएं और वो अवेयरनेस के आगे जो मटेरियल हमें देना है वो भी हम डिस्कस करते हैं, हमने क्या बताना है उनको, ये एक वे जो है ना अवेयरनेस का, ये बहुत इफेक्टिव है। फिर आपका प्रिंट मीडिया है जिसमें आप मतलब ये अखबारात के जरिए कर सकते हैं, अब थोड़ा जो कम हो गया पहले से। फिर सेमिनार्स हैं जिसमें ज़्यादातर पब्लिक तो खैर नहीं आती, लेकिन हमारे अपने डॉक्टर आ जाते हैं, कैंसर के या दूसरे जो फील्ड के डॉक्टर वो आ जाते हैं। फिर वॉक्स हैं, वॉक करते हैं। जिस तरह हम फरवरी में वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं तो उसकी वॉक हम करते हैं। जिस तरह अक्टूबर में था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हमने पम्फलेट बैनर लगाए पूरे वार्ड के बाहर, बल्कि हर बंदे ने मेरे ख्याल इस बार तो हर कुछ ना कुछ लाजमी किया है, कुछ नहीं तो कम से कम जो ब्रेस्ट कैंसर का एक साइन है, जो पिंक रिबन है, वो लाजमी लगाया। यानी मतलब काफ़ी था। फिर मोबाइल पर भी चलती रही सारी बात। ये सारी चीज़ें हैं जो किसी न किसी लेवल पे अपनी अपनी इनकी इनपुट है, यानी अगर करें तो मेरा ख्याल इसमें कम से कम लोगों को फ़ायदा हो। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है ना, वैसे मैंने देखा है अवेयरनेस की काफ़ी लोगों को ना है ज़रूरत। ये इसलिए है कि जैसे कहते हैं ना, वो एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर वाली बात है कि अगर हम मरीज़ों को आल्दो कैंसर में हर ट्यूमर को हम प्रिवेंशन से नहीं बचा सकते, एहतियात करके बच नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे फिर भी हैं जिनमें बचाया जा सकता है। जैसे टोबैको है, तंबाकू, ये पान, ये बीड़ी, गुटखा और पता नहीं लोग इस तरह की नस्वार और चीज़ें खाते हैं। स्मोकिंग है, सिगरेट बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। तो ये चीज़ें अगर हम करें तो इससे तो बच सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर की अभी हम बात कर रहे थे, तो उसकी भी ऐसी है, कुछ प्रिवेंशन है, वैक्सीन कुछ आ गई हैं, उससे हम कैंसर को बचा दें। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बचाव मुमकिन नहीं है। लेकिन अर्ली डिटेक्शन जो है, यानी हम जितना जल्दी उसको डायग्नोज कर सकें, तशखीस कर सकें, ये अवेयरनेस से मुमकिन है। अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं समझता हूँ कि सारे नहीं, मतलब कोई तीसरा ऐसे कैंसर है जो टाइम पे आ जाए, सवाल मेरे हिसाब से स्टेज 1 पे आ जाए मरीज, तो 2 पे भी आ जाए, वो तकरीबन ठीक हो जाते हैं मरीज मोर और लेस। अगर वही बंदा 2, 4, 6 महीने लेट हो गया, कोई मसाइल थे, पता नहीं था, आ नहीं सका, पैसे नहीं, 100 मसाइल के रोज़ होते हैं, हमारे सोशल मसले हैं। तो कुछ बीइंग फीमेल एक चूँकि बीमारी है औरतों का, जो कि कैंसर है, थोड़ा सा हमारा कुछ सोशल सेटअप भी ऐसा है कि लोग बेचारे आते भी नहीं हैं।
औरतें हमारी ज़रा शर्मा आ जाती हैं, ये क्या दिखाएंगे जाके, इस तरह भी मसला है कुछ। तो उस पर भी ज़रा कुछ एनी वे ड्यू टू एनी रीज़न अगर बंदा वो 4-6 महीने लेट हो गया तो वही बीमारी जो ठीक होने वाली थी वो अब नाकाबिल इलाज में चली गई है। तो अब वहाँ पे हम जितना मर्जी जोर लगा लें, कीमोथेरेपियाँ दे दें, रेडिएशन दे दें, सर्जरी करते रहें, वो ना ठीक होने वाला फिर सिलसिला। यानी देख लें कि स्टेज 1 में अगर 90% सर्वाइवल है, ठीक होने का रेट जो है, और वही जाके स्टेज 4 में 5 रह जाता। 5 भी हम कह देते हैं, वरना हम वैसे 5 भी देखने में देखा जाए तो बेचारा टाइम पास करता है। तो इसलिए अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर मेरा ख्याल है कि इस फील्ड को लेकर चलना ऐसे जैसे हम कुछ मिस कर गए चीज़ों को। ऐसे बिल्कुल अपनी ना सिर्फ तबीयत आप जो है वो अपनी जान जो है वो जोखिम में डालते हैं देर करके, ताखीर करके, बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है। जब आप 4th स्टेज के ऊपर, 3rd स्टेज के ऊपर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे और आपके भी लाइफ रिस्क पे हो जाती है। तो डू नॉट पुट योर लाइफ ऑन द स्टेक। अपनी जो तबीयत, अपनी सेहत का ख्याल आपको तभी आता है जब आपकी सेहत आपके पास नहीं रहती। यू डोंट अप्रिशिएट द थिंग्स यू हैव अंटिल देयर गॉन। जब ये चीज़ चली जाती है उसके बाद एहसास होता है। जब आप सेहतमंद हैं तो फिर आपकी 1000 ख्वाहिशात हैं, अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो फिर आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं सेहतमंद हो जाऊं। तो डॉक्टर साहब, आपने अवेयरनेस के बारे से बात की है। कैंसर जो है उसके आपने कहा कि सबसे अर्ली स्टेज के ऊपर अगर हम तो चांसेस 90% है कि हम मरीज को बचा सकते हैं। बिल्कुल। सिम्टम्स क्या हैं? किसी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। आपको अगर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो सर्विक्स के हवाले से बात करें तो आप सिम्टम्स क्या समझते हैं? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको अगर जो आपके अंदर आते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आती हैं तो आपको फौरी तौर पर इसको एड्रेस करना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। अवेयरनेस में हमने बताना क्या है, यही वो टॉपिक है हमारा। ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट के अंदर तो आम तौर पे 70-80% छाती के अंदर गिल्टी ज़ाहिर हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी भी बंदा वो समझ बूझ रखता हो, इतना शऊर हो ना हमारी फीमेल के अंदर, क्योंकि अब 99 या 98% तो फीमेल में कैंसर आता है, 1 से 2% ही मेल में भी आ जाता है। अच्छा, अब ये है कि वो इतना शऊर हो कि अपनी छाती को कम से कम थोड़ा बहुत देख लें। बंदा कभी जो हम वैसे बताते हैं सेल्फ जो एग्जामिनेशन का एक तरीका है, मैं यहाँ वो भी डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा। तो ये 1 महीने में एक बार भी आप देख लें, छाती के ऊपर हाथ रखें, अंदाज़ा हो ही जाता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं थी, कुछ सख्त है, गिल्टी है जो पहले नहीं थी। तो कुछ नहीं करना, कोई डॉक्टरी नहीं है, खर्चा नहीं है, आप जस्ट उसको यूँ करके देख लें, अच्छी तरह ज़रा बगल तक भी देख लें। अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं थी तो आप फौरी अपने जो है ना मुस्तनद जैसे कहते हैं किसी डॉक्टर को दिखाएं, जैसे समझ हो कि मैंने इसको देखना है, या हो सकता है ये कैंसर हो। लाजमी नहीं वो गिल्टी कैंसर हो, बहुत सारी गिल्टियाँ ऐसी भी हैं जो कैंसर नहीं होती, लेकिन जब तक आप उसको चेक नहीं करवा लेंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या चीज़ है। अब ये अवेयरनेस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है ना, मंथली हर महीने का महीने हर और जो कि बलूगत की उम्र से लेके 10-12-15 साल से लेके, मैं तो कहता हूँ कि टिल द डेथ, जब तक की उम्र है बंदे की, कि मैंने देखा ये 90 साल में आ जाता है। आल दो के 60-70 तक हम देखते हैं, ये किसी उम्र में भी आ सकता है। तो आप वो देखते रहे ज़रा कि कौन सा मसला को नॉर्मल है बगैर किसी देर के। अब मुसीबत ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, बल्कि सारे कैंसर के अंदर ऑलमोस्ट, के वो जो गिल्टी है वो आमतौर पर शुरू में तकलीफ नहीं देती। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी यही तकलीफ है इसकी। अब ये खास तौर पर बात करें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी, वो गिल्टी जो है उसके कोई साइंस आपको कुछ ऐसा तकलीफ महसूस नहीं होती, कोई पेन नहीं होती। जिस तरीके से अगर ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें, शुगर के हवाले से बात करें, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी इस वजह से बताई जाती है बिकॉज दिस इज अ साइलेंट किलर। तो ये बीमारी भी जो है साइलेंट किलर है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, जो कि अलाइट हॉस्पिटल में जो कैंसर वार्ड है उसके इंचार्ज है। उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हमने पूरा महीना पिछला जो है गुजारा है। हमने देखा कि उसके हवाले से एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, सरगर्मियाँ भी हुई हैं, वॉक्स भी हुई हैं, सेमिनार्स भी हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हुए हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप तक अवेयरनेस पहुँचे। आप अवेयर होंगे, आप आगाह होंगे इस बीमारी से, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। खासतौर पर डॉक्टर साहब हम बात करें, हम कहते हैं कि हर एक घर के अंदर एक शख्स ऐसा मौजूद होना चाहिए जो फर्स्ट एड देने का माहिर हो, जिसको पता हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे क्या करना है। लेकिन हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अगर सोचें
तो हम लोग बड़े रिलैक्स रहते हैं अनटिल और अनलेस वो आफत खुदा न ख्वास्ता हमारे सर पर आ नहीं जाती है। तो ये बड़ा जरूरी है, इसके हवाले से थोड़ा सा लोगों को बता दीजिएगा कि कितना जरूरी है इस बात के ऊपर तवज्जो देना कि हमें बिफोर टाइम एक्टिव रहना चाहिए, जैसे अंग्रेज करते हैं और इस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाते हैं। देखिए जी, इसमें तो बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमें पता नहीं होगा तो फिर वही बात कर ली डिटेक्शन की हम बात करते हैं, जल्दी तशखीस हो जाए, तो वो तो फिर कभी पूरी नहीं होगी। वो तब भी होनी जब हमें अवेयरनेस है ना। वो लाजमी नहीं बंदा डॉक्टर ही हो या कोई बहुत बड़ा कोई मेडिकल का नॉलेज वाला बंदा हो। ये तो ऐसे है कि आप बेसिक लेवल की चीज़ें आप अब तो नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है और हमारे मिल जाती हैं चीज़ें। तो ना हो तो किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप एक सेशन उसमें बैठे हैं, उससे पूछ लें मोटा मोटा हमें क्या ऐसा देखना चाहिए जिस पे हम नज़र रखें। बस मेरे पास मरीज आता है, मैं कहता हूँ जी आप कम से कम ऐसे करें, आप एक को तो कैंसर हो गया, अल्लाह उसको सेहत दे। अब दूसरा जो बाकी आप अफराद हैं घर में, आप कम से कम साल में एक बार कुछ ऐसे टेस्ट करवाएं जो कि खर्चा भी नहीं है, और एक बार करवा के भी मुझे ख्याल है कि कम से कम आप काफ़ी हद तक के चीज़ों से आपको। और सब लोग ये कहते हैं ना कि हम मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं कि साल बाद 6 महीने बाद टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट्स में अगर कुछ ना आए तो उनको लगता है पैसे ज़ाया हो गए। पैसे ज़ाया हो गए, हालांकि मेरे पैसे बच गए उनके। बिल्कुल सही बात। अब ये है कि वो मैंने कहा आप एक्सरे करवा लें, कितना खर्चा कहाँ पे, पेट का एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, पेशाब चेक करवा लें, खून चेक करवा लें। ये कितने साल में मेरे 1000 का जब 1200 का 15 खर्चा हो भी जाए, बिल्कुल 2000 भी हो जाए, सेहत से बढ़ के तो नहीं, सेहत कोई चीज़ नहीं है, सेहत होगी तो बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये चीज़ अगर आप समझते हैं, दूसरी बात है कुछ अलामत के बारे में आप डॉक्टर से जान लें, मतलब खाने की अलामत हैं, खांसी की अलामत है, खून अगर मुंह से मसूड़ों से आ रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा बिलफर्ज, या जिसी मैंने बताया कि लंप छाती में गिल्टी का आना है, बगल में गिल्टी का आना है, गर्दन पे गिल्टी का आना है, कूलों पे गिल्टी का आना है, यानी अगर मोटी मोटी 10, 12, 15 अलामत वो ज़हन में रख लें। अगर घर में किसी ऐसे बंदे को चीज़ हो तो आप कम से कम एक बंदा, वाकई आपकी बात ठीक है, एक बंदा तो जाने ना एटलीस्ट, तो वो बंदा आके कहे जी हाँ जी मुझे कुछ लगता है हमारे भाई को, बहन को, या जो भी बड़ा छोटा कोई भी है, तो लगता है कुछ मसला है, तो आप टाइम इसको देखें डॉक्टर साहब। हाँ, तो अल्लाह करे वो ना ही कैंसर हो, लेकिन कम से कम ये है कि अगर वो पकड़ा गया टाइम पे, वो ठीक हो गया, समझ लें कि हमने बहुत बड़ी खिदमत कर दी उस बंदे की। अब वो नॉलेज किस लेवल का हो, मेरा ख्याल सबसे आसान तरीका इसका यह है कि अब तो नेट पर चीज़ें अवेलेबल हैं, घर में पढ़ सकते हैं। टाइम का लोगों का मसला है आजकल, अगर टाइम है तो किसी डॉक्टर से आ कर लें, बिल्कुल नहीं तो हमारे पास आ जाए, हम उसको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा लिटरेचर दे देंगे, जैसे हमने ब्रेस्ट के ऊपर बनाया हुआ है, वो खुद ही पढ़ लेगा जाके कैसे एग्जामिन करना है, अपने ऐसे दिखाना है, फिर जहाँ ये हो तो ये करना है। तो वो मतलब ये है कि इतना को उसको फ़ायदा कम से कम उसके इल्म से बाकी अफराद को हो जाए कि कम से कम वो कुछ ना कुछ अर्ली टाइम पे, जल्दी टाइम पे हमारे पास वो आ जाएँ। तो लेकिन ये है कि अब इस पे भी ये मैं समझता कि एक दूसरे लेवल का एक ये काम है, ये कुछ ना बड़ी बहुत प्राइमरी लेवल बंदा खुद देखे, ये एक दूसरा काम है कि बंदा जिम्मेदारी ले जाइए, मैंने चीज़ें सीखनी है और उसके बाद मैंने फिर घर वालों को पे अप्लाई भी करनी है, मैंने देखना है कि इसका कोई ऐसा किसी को मसला तो नहीं आ रहा। मुझे घर में पता चल ही जाता है बंदे को बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो कम से कम उसको समझ होगी तो फौरी उठाएगा, किसी मुस्नद बंदे के पास ले जाएगा, डॉक्टर साहब देखें खांसी क्यों ठीक नहीं हो रही इसकी, इस पर पेट पहले ख़राब नहीं था, अब क्यों पेट इसका ख़राब रहना शुरू हो गया, इसका वेट को कम होना शुरू हो गया, इसका बुखार ही ठीक नहीं हो रहा, जब देखो मसूड़ों से खून आ रहा होता है इसका, है जी, या इस तरह की और लामा, इसकी पहले गिल्टियाँ नहीं थी, अब गिल्टियाँ आनी शुरू हो गई, देखिए कहीं कैंसर तो नहीं। इतना भी उसको इल्म हो ना, और वो उस बंदे को लेके डॉक्टर तक पहुंच गया, उसका काम तो पूरा हो गया। अब आगे डॉक्टर का काम उसको देखे, अगर वो लगता है खुदा न खास्ता ऐसा कुछ बाइप्सी शैप्सी करवाए, उसकी जो भी करना है, डायग्नोसिस के जो भी मराहल आगे हैं, वो बात फिर मेडिकल पर्सन के काम है, वो नहीं कर सकेगा। लेकिन ये है कि घर में वैसी चीज़ मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। ये अब तक ऐसी चीज़ें मैंने देखा काफ़ी पहले से ना बेहतर होना चाहिए। आप मतलब डिस्पेंसर लोग कर लेते हैं, कितना नॉलेज उनको होता है, घर में कोई LH भी है, स्टाफ नर्स भी है ना, कुछ चीज़ों का पता होता है, आपस में ना लोगों की इल्म थोड़ा मैंने देखा ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है। तो वो लोग अब यानी आप यूँ देख लेंगे, 20 साल पहले जो स्टाफ के लोग हमारे पास आते थे मरीज लेके, वो ना होने के बराबर थे। अब मेरे ख्याल हर OPD पे एक आध बंदा स्टाफ का लेके आता है, वो उसके घर का होता है या मोहल्ले का होता है या दाएं बाएं का होता है, यानी उसने कम से कम ये देखा नहीं, अवेयरनेस इतनी हो, अवेयरनेस ठीक है जी, आप लेके आए जिसको, तो बाहर फ़ायदा तो है इस चीज़ का। ये मेडिकल जो नॉलेज के बारे में अगर लोगों को थोड़ा बहुत हम ट्रेन कर सकें या वो हो जाए एनीवे, तो उसका फ़ायदा तो है चीज़ों का। बिल्कुल, उससे ना सिर्फ आप बर वक्त जो है उसकी तशखीस का अमल जो है शुरू करवा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो है डॉक्टर्स का काम भी आसान हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा देर करने के बाद डॉक्टर के पास लाके उनकी झोली में डाल देते हैं मरीज को कि भाई अब इसको ठीक करो, अब ये चौथी स्टेज पर पहुंच गया है,
और फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिडन अगर डॉक्टर्स उनको इलाज उसका प्रॉपर ना कर पाएं या वो मरीज जो है सर्वाइव ना कर पाए, तो फिर जो है फिर आप कहते हैं जी डॉक्टर बचा नहीं पाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके अपने कंधों के ऊपर आयद होती है कि आपने उस बीमारी का, उस मुतलका बीमारी का प्रॉपर तशखीस करना है। इंसान को पता होता है अपने अंदर, बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग्स आ रही है, तो इंसान ऐसा नहीं है कि उससे अनजान है। वो खुद अनजान हो जाए, वो आंखें ढक ले, वो अलग बात है, लेकिन इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ें जो हैं तब्दील हो रही हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अब दौर जो है वो चेंज होता जा रहा है, हमें इंटरनेट के ऊपर हमारा एक्सेस है, वहां पर सिम्टम्स मौजूद होते हैं। आप गूगल करें, आपको सिम्टम्स, 1000 सिम्टम्स पता लग जाएंगे कि इस बीमारी के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सो यू हैव टू बी टेक केयर अबाउट दिस। उसके साथ साथ अगर बात करें, हम कैंपेन्स के हवाले से हमने बात की है, इसकी तशखीस के हवाले से हमने बात की, हम बात करते हैं अब रीजंस के हवाले से। इसकी रीजंस क्या है? कैंसर क्यों इतनी ज्यादा अवेयरनेस, इतना ज्यादा सोशल मीडिया एक्सेस होने के बावजूद, लोगों की जानकारी बढ़ जाने के बावजूद भी ये बढ़ता क्यों चला जा रहा है? इसकी रीजंस क्या है? क्या सिर्फ खुराक, क्या सिर्फ इनहेरिट होना, या इसके अलावा भी कुछ रीजन? हाँ, इसमें तो वाकई ये बड़ी अहम चीज़ है कि वाकई अवेयरनेस में अब मेरा ख्याल बहुत हम मतलब वो तो नहीं कहा चलो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हो गया जो अब तक हो गया है। वाकई जिसकी वजूहत है ना, उनको हम कुछ तो ऐसी हैं जिनका हमें नहीं पता चलता। मतलब एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें नहीं पता चलता, इनहेरिटेड है, विरासत में चीज़ें आ रही हैं, हमारे बस में नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अगर थोड़ी सी वो जिम्मेदारी को महसूस किया जाए, मैं समझता हूँ कि हम उससे बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर केमिकल्स हैं, जिस तरह हम हवा के अंदर केमिकल आ रहे हैं, ये हमारी वो इंडस्ट्रीज़ का जो एक है धुआं स्पोर्स, बंदा बेचारा वहीं रह रहा है करीब कहीं पे, वो तो सुबह शाम धुएं हिल करेगा, उसको तो फेफड़ों का लाजमी कोई न गले का, और इस तरह के जहाँ जहाँ धुआं जाएगा प्रॉब्लम करेगा। वो कार्बन होगा, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मसले करती है। फिर आ जाती है हमारी इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये भी हमारे बस में ही है, हम खुद ही करते हैं स्प्रे सब्जियों के ऊपर, या घर में कहीं स्प्रे हो। तो आप उसको भी कुछ ऐसी स्प्रे इस्तेमाल करें, इतने टाइम से करें कि कम से कम उसका जो इफेक्ट है वो हमारी खाने वाली चीज़ों के ऊपर ख़त्म हो जाए, उसको टाइम दें, या उसकी हाफ लाइफ शार्ट हो, यानी 6 घंटे 4 घंटे तक रात करें, सुबह तक खत्म हो जाए। ये ना कोई 4 दिन तक ना उसकी वो दवाई खत्म ना हो रही, हमारे पक के हमारे पेट में चली जाए। फिर आ जाता है हमारा लाइफ स्टाइल, ये बड़ा ज़रूरी है, ये चेंज हो गया, एंटायरली चेंज हो गया। अब एक ज़माना था लोग सुबह जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे, फिजिकल एक्सर्शन थी, काम करते थे, सादा ग़िज़ा खाते थे, घर का पका जनाब वो आटा है, वो पीसा वो चक्की का, जनाब वो सब्जियाँ दालें, सादा सी ग़िज़ाएँ, गोश्त भी खाते हैं। लेकिन अब हमारा स्टाइल देखें ना, अब अर्ली सोने की आदत है, ना जल्दी जागने की आदत है। ये जो अनहेल्दी किस्म का स्टाइल है, जिसमें सेहत के करीब करीब भी नहीं ये बातें जाती। फिर खाने देखें हमारे, वो ना स्टफ फूड आ रही है, वो फ्रोज़न फूड आ रही है, ये सारी फूडें अनहेल्दी हैं। फूड ताज़ा ही होती है, बस ये बात मोटी सी बात है। ताज़ा खाना खाएं, कोई दाल हो, सब्ज़ी हो, उसका कोई जवाब नहीं है, फल हो, मौसमी हो, उसका कोई जवाब नहीं है। अब फ्रोज़न है, या वो ये हमारे जो जिस ये जंक फूड्स आ गई हैं, ये ठीक है, चलो कभी कभार तो दिन दहाड़े जब हो। यकीन करें कि कल मैं मुझे इत्तेफाक हुआ एक दोस्त के साथ रात को लेट नाइट, हालांकि लेट नाइट मैं जागता नहीं हूँ, मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ, लेकिन वो दावत थी, चूंकि मैं दावत पे खाने के लिए चला गया, उसने कहा बाद में कॉफ़ी पीते हैं, हम कॉफ़ी शॉप पे गए, टाइम का पता नहीं चला, टाइम देखो 12:15 हो गए, और 12 बजे रेस्टोरेंट के अंदर ऐसे रश था। हाँ, ऐसे ही लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, लोग लड़के लड़कियां आए हैं, और लोग रेस्टोरेंट में ऐसे रहते थे, दिन का टाइम, दिन ऐसे ही, रात को दिन चढ़ता है लोगों का। ऐसे ही है। तो ये एक जो कुदरत ने आपको बनाया है रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए, मेहनत करने के लिए, हम उसको इंटरट्वाइन करेंगे, कुदरत की बनाई हुई चीजों को चेंज करेंगे, तो फिर उसके नेचर के खिलाफ जाएंगे ना, तो फिर बीमारी आएगी। मैंने ये देखा। हाँ, अब बीमारी पहले बुजुर्गों में क्यों ज़्यादा कम थी? एक कि मैं ये वो फैक्टर है मैं बता रहा हूँ जो हम दूर कर सकते हैं, चलो एक विरासत में आ जाए तो हम नहीं कर सकते। फिर आ जाती है हमारी ये जो पहले मैं बात की सिगरेट, क्या मसला, बैड हैबिट, क्यों पीते हैं? हाँ जी। फिर अब देखें कि टोबैको जी, अब वो उम्र रखने लोग तंबाकू चूस रहे होते हैं, एक जो आजकल चला हुआ वेप पीते हैं, वो उसको हाँ, उसमें सुना है कि वो कोई ऐसी उसके अंदर चीज़ें डालते हैं कि जिसके साथ आपके वो सारा जहाँ जहाँ भी वो उसका स्मोक जाता है सारा वो करते हैं। वेप एक सिगरेट की किस्म की शक्ल है, सिगरेट धुएं जा रहा है ना, फेफड़ों के अंदर धुएं जा रहा है, और ये तो सिगरेट से ज्यादा खतरनाक मैं इसको इसलिए तस्वर करता हूँ क्योंकि ये आप इंडोर में भी पी रहे होते हैं, लोग बैठे हुए मीटिंग के अंदर और हर जगह पे वहां पे वो चल रहा होता है। सिगरेट के लिए तो आपको कहीं एसी से बाहर जाना पड़ता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंतहाई अहम मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू कर रहे हैं हम, और वो गुफ्तगू कर रहे हैं हम कैंसर के हवाले से। कैंसर को किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है, उसके सिम्टम्स किस तरह से देखे जा सकते हैं, फिर उसका इलाज क्या है, उसकी अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। ये तमाम के तमाम पहलू जो हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर नॉर्मली गुफ्तगू होती नहीं है हमारी सेटिंग्स के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारी फैमिली गैदरिंग के अंदर, फ्रेंड्स गैदरिंग के अंदर। हम इसके ऊपर बात इसलिए नहीं करना चाहते। जब कैंसर की बात होती है हम कहते हैं खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, नहीं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करो। इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए क्योंकि ताकि लोगों को पता हो, अवेयर हो लोग कि इसके ऊपर इससे बचा कैसे जा सकता है। हमें आंखें अपनी बंद नहीं करनी है। ये हर मसला जो है हर गुजरते साल के साथ बढ़ता चला जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है और आपके तजुर्बे से, आपके एक्सपीरियंस से हम मुस्तफीद हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे वजूहात के ऊपर कि वजह इसकी क्या हमारा लाइफस्टाइल है। आपने कहा कि जो हमारा लाइफस्टाइल है और बैड हैबिट्स हैं, सिगरेट हम छोड़ते नहीं हैं, तंबाकू हम छोड़ने के लिए राजी नहीं है। फिर जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा इलाज करके दें। तो ये बैड हैबिट्स और ये लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बैठे रहना, रात को लेट नाइट खाना किस हद तक खतरनाक है? ये बहुत बहुत खतरनाक है। ये जो शाम के है ना, बल्कि अगर आप मेडिकल को देख लें, तिब्ब नबवी वसल्लम को देख लें, तो उस पर भी अर्ली ही शाम का खाना एडवाइस किया जाता है। बल्कि थोड़ा खाएं, बल्कि आधा खाएं और जल्दी खा लें। मतलब आजकल के हिसाब से मगरिब के टाइम आप खाना खा लें अगर खाना है शाम का, और थोड़ा खाएं। दोपहर खाना वो भी कम खाएं, सुबह नाश्ता ठीक करें आप, ताकि दिन में आपने काम करना है और दिन में एनर्जी की आपको ज़रूरत है। तो शाम दोपहर के बाद थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है और शाम में तो बिल्कुल नहीं है। रात में तो आपने सोना है। अब होता क्या है हमारे साथ, सुबह दौड़ लगी हुई, नाश्ते की टाइम नहीं है, भाई एक ब्रेड खा लो फटाफट जनाब। दोपहर में ना फिर दौड़ लगी हुई है, चलो जी जो खा भी लिया तो ना बस सो सा गए। उसके बाद शाम में ना होते हैं फारग, टका के खाना खाया ना। उसके बाद एक कदम की भी मूवमेंट नहीं है। टीवी देख रहे हैं, वहीं ना प्रोग्राम चला, वहीं आँख लगे चलो ना। अब ये सारी की सारी जो शाम की ग़िज़ा है वो हमारी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस मोटापे से बहुत सारी बीमारियां हैं, जहाँ ब्लड प्रेशर, शुगर और ओवरवेट के अपने मसाइल, जॉइंट के मसाइल, कैंसर में भी ये फैट कंट्रीब्यूट करती है अपनी जगह पे जाके। तो इस तरह ये चीज़ें जो है ना, इसको थोड़ा सा महल व नीटी पे घुमा लें ना। सुबह जल्दी लें, जल्दी सो जाएँ और सुबह आप जल्दी उठें जी। तो ये मेरा ख्याल वो चीज़ें हैं जो हेल्दी है। ग़िज़ा के लिहाज से आप वो जो नेचुरल जो कुदरती चीज़ें हैं या वो नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, सादा ग़िज़ा है, सब्जियां हैं, दालें हैं, खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप गोश्त खाएं रोज़। खाने में दाल भी ठीक है, सब्ज़ी भी ठीक है, रोटी भी ठीक है, चावल, लेकिन आप खाएं इस हिसाब से कि आप भूख रख के खाएं, जो तरीका है हमारे हिकमत का भी रूल है। और उसके बाद ये है कि आप उसको हज़म ज़रूर करें। कैसा तरीका वो खाएँ, आपकी मूवमेंट इतनी होनी चाहिए बॉडी की कि आप उसको हजम कर सकें। ये ना कि आप बहुत सारा खा रहे हों और उसके इस्तेमाल कम हो, कंजप्शन ना हो। जब खाते रहेंगे तो जमा होता रहेगा, जमा होएगा तो मसाइल पैदा करेगा। एक तो ये है। लेकिन जो बात है ना जनरल, जैसे कि हम कहते हैं कि वो तो हर बंदे को करनी चाहिए। जल्दी सोएं, शाम खाना जल्दी खाएं, 3 घंटे कम से कम। आइडियल टाइम क्या है? 7-8? मैं कहता आजकल के लिहाज से ना आप 7 से पहले खा लें, इससे लेट ना करें। और सुबह आप सूरज पहले जो निकलने का टाइम है ना, उससे पहले उठें। आप नमाज पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसमें ठीक है। तो बात ये है कि आप उस पर देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर एक वैसी एनर्जी आ जाती है। सुबह उठना ही बरकत है, मैंने देखा है, ऐसी चीज़ है। बिल्कुल। फिर आ जाता हमारा नई नस्ल तो बिल्कुल ही से हो गई है ये, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, कुछ जो मर्जी समझा लें वो अजीब अजीब तरह का। हमारे तो मन खैर बुजुर्गों का भी डर था, खैर कुछ माहौल भी चेंज था और वो सोने के वो माहौल भी नहीं थे ना कि आप सोए रहे। आजकल तो बुजुर्ग साथ जाग रहे हो जाए वही ना। अब मसला ये है कि ये हम एज ए होल एज नस्ल कौम जैसे कहते हैं ना, थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। फिर आ जाते हैं जहाँ पे हमारे जो करने वाले काम है कि जो बात है ना, ये बात हम कर रहे थे कि लोग स्मोकिंग से बात क्यों नहीं आ रहे हैं, पान से बात की। ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट, यानी पहले तो है ना अवेयरनेस। अगर ना हो तो वैसे ही कोई मतलब गवर्नमेंट उसके ऊपर को करे कि इनको पकड़ के कोई ऐसे आप करें कि ये आपको हमने रोकना है हर तरह से, आपकी हेल्थ के लिए, ना कि हमें आपसे कोई वो नहीं है। आप इसको रोकना इसलिए कि आपको पता नहीं है कि आप कैंसर की तरफ दौड़े जा रहे हैं। आपको रोकेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। यही लोग फिर बात है जो ईयरली में बता रहे हैं वो टेस्ट करवाने चाहिए हर साल के साल। दुनिया में सारी में हो रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड देखें, वहाँ टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपका वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो आपका सालाना जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है वो रिन्यू नहीं होता। अच्छी बात है, उनका ना होने से काम, उनका टेस्ट तो हो गया ना। वो तो इन्वेजिव प्रोसीजर तक भी करवाते हैं। 50+ के ऊपर जाके जो बंदे हैं उनके वो कोलोनोस्कोपी तक हो रही हैं और सारा कुछ हो रहा है, PSA हो रहे हैं। चलो इतना लंबा चढ़ा ना भी करें सिम्टम के बगैर, कम से कम मोटे मोटे
कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कोई CBC, इस तरह के यूरिन के टेस्ट हैं, पेशाब के हैं, शुगर आप देख लें, ब्लड प्रेशर चेक करवा लें, ये भी तो सारी बीमारी है ना बंदे को जो सिर्फ ले जाए। तो इसलिए बंदा कुछ थोड़ा सा ना हेल्दी एक होनी चाहिए बंदे की अप्रोच जो है ना, उससे कैंसर में भी मेरा ख्याल है कि हमें कुछ ना कुछ जो है ना अवेयरनेस और उसकी अर्ली जो है ना कि तशखीस में एक बड़ी चीज़, हेल्पफुल चीज़ है। तो अलामत की हम जिस तरह पहले बात की, उसमें अलामत आम तौर पे कैंसर में ये भी मुसीबत है कि अलामत आम बीमारियों जैसी ही है। बुखार है, बुखार मलेरिया बुखार है, TB बुखार है, हाँ जी, डेंगू का बुखार है, अब हर बुखार को लेकिन कैंसर में बुखार चढ़ता है। खासतौर पे जो हमारा जो ब्लड कैंसर है उसमें अलामती बुखार की आती है, आमतौर पे खून की कमी की अलामत आ रही होती है। अब बंदे के 9 में नक्सीर फूट गई, ठीक है, वो भी एक आम सी अलामत है, वैसे ठीक हो जाती है। लेकिन एक ब्लड कैंसर का मरीज है, उसमें बाद किस तरह की अलामत आ रही है। हाँ, वो लहदा बात वो बार बार हो रही होती है, बार बार हो रही होती है, नक्सीर की बंदे के आम पर बार बार नहीं होती। तो चीज़ें इस तरह की हैं कि इन अलामत को एक दो बार तो आप देख लें, समझ आती है बात। पेट खराब होता है, कोई मसला नहीं, खांसी लग जाती है, कोई मसला नहीं, बुखार हो गया कोई नहीं। लेकिन आप देखें 1-2 दिन आपने दवाई शवाई खाई, हफ्ता चलो खा लें, 10 दिन देख लें आप, अगर फिर भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, मतलब कि हाँ बीमारी की अलामत है वो, तो फिर आप उसको इस एंगल से एक बार ज़रूर देखें कि शायद ये कहीं कैंसर को इसके पीछे कैंसर तो नहीं पड़ा हुआ, जो बुखार ठीक नहीं होने दे रहा, जो खांसी ठीक नहीं होने दे रहा, जो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, जो हमारा पेट खराब है वो ठीक नहीं हो रहा, यानी या वेट कम हो रहा है। तो वेट कम होने के पीछे ऐसी खुदा न खासा कोई रीज़न तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है फिर तो ठीक है, मतलब अगर ऐसा ना हो, लेकिन टेस्ट करवाने में हर्ज कोई नहीं है। लेकिन इससे लापरवाही करके, या वो होता ना हमारे अंदर एक आदत भी है, चलो नहीं यार ये फलां वैसे ही होना, मुझे गैस हो गई होनी है, या मुझे ना वो फलां टाइम मैंने फलां खा लिया था उससे हो, ये भी लेजीनेस की एक शक्ल है, ये सुस्ती की एक शक्ल है ना। आप सेल्फ मेडिकेशन भी कहते हैं। आप ही हमने कुछ कर लिया, चलो नहीं जी बस सपोज कर लिए ऐसे ही होना, नहीं छोड़ें जी, क्या टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टर जाएंगे चेक करवाएंगे, खर्चा चलो है जो है वही भरेंगे जी, और कहाँ जाए बंदा यार, चलो थोड़ी जा काल पुल और ये खा लेते हैं, ठीक है गुजारा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना असल में ये भी हमें इस तरफ लेके जा रही हैं, ये भी अवेयरनेस के में शामिल करना चाहिए कि आप उस चीज़ को इग्नोर ना करें, आप उस चीज़ को लेके जाएं जो ठीक नहीं हो रही थी, तो वो चेक करने में क्या हर्ज है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है मसला तो उसका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। जो हमारा अवेयरनेस का टारगेट ही ये है कि हम चीज़ को जल्दी टाइम पे कर लें। अवेयरनेस जो है उसका मकसद ही सिर्फ यही होता है कि आपका जो खुदा ना खास्ता आपके अंदर या आपके किसी अजीज़ के अंदर, गॉड फॉरबिडन, अगर ये मसला है तो उसको बर वक्त जो है तशखीस के अमल को उसको शुरू किया जा सके। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, और ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है, हमारी आदत क्या है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम पूरी रात जागते हैं कैफ़ेज़ के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर। हम देखते हैं कि रात गए जो हैं वो लोग बैठे होते हैं और खाने खा रहे होते हैं, और फिर सुबह जो है वो अर्ली उठना पड़ता है। वो कहते हैं जी सुबह उठ जाएंगे, काम पे जाना कोई बात नहीं, उठ जाएंगे, मैं तो 4 घंटे नींद भी कर लूँ तो वो भी बहुत है। डॉक्टर साहब, एक 2 किस्म के एक्सट्रीम लोग हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, एज लॉन्ग आवर सोसाइटी इज कंसर्न। एक एक्सट्रीम ये है कि जी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, तो जो मौत आनी कोई मसला नहीं, खुल के जियो, खाओ पियो, ऐश करो, और वो फिर उसी डगर में चले होते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होता। और फिर वो जो कुछ ऐसा कुछ होता भी है तो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इसको फलां चीज़ दे दो, इसको गर्म पानी दे दो, इसको ये कर दो, डॉक्टर के पास नहीं जाना। दूसरी एक्सट्रीम होती है जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं, जो हाथ भी 5-6 दफ़ा धोते हैं, और वो दरवाज़ा भी खोलेंगे तो कोनी से खोलेंगे, वो हाथ से नहीं खोलेंगे। ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार हर चीज़ के अंदर अनकुक्ड वेजिटेबल्स नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो इसमें से हाउ डू यू ड्रॉ अ लाइन? ये दोनों एक्सट्रीम गलत है, मैं समझता हूँ। अच्छा, दोनों एक्सट्रीम गलत। देखो जी, एक ये जो है पहले वाली कि जो रात वो कब्र में है, ठीक है, वो कब्र में हमारा ईमान है, इसमें कोई मैं उसको ना बढ़ा सकता ना पहले लेकर, लेकिन ये इंतहाई अहमकाना सोच है। यानी ये समझ गए आप लापरवाही करें, ना परहेज करें, ना दवाई खाएं, ना अपना ख्याल करें, ये तो मेरा ख्याल अपने आप के साथ जाती वाली बात है, अहमकाना सोच है। ठीक है, मौत का एक टाइम होगा ना, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आपका अपनी सेहत का ख्याल करना भी आप पे फ़र्ज़ है। मैं तो फ़र्ज़ समझती हूँ कि आप उस पर खाने की एहतियात है, पीने की एहतियात है, आपके सोने की एहतियात है, जागने की एहतियात है, और फिर आप बीमार हैं तो प्रॉपर दवाई खाने की आपने पूरी करनी है। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ नहीं करते
और फिर समझे कि जी वो तो देखो, ये अल्लाह ताला ने जिस भी बंदे को पैदा किया है, आदम से लेके अब तक लोग ज़ाहिर है पैदा हो रहे हैं और अपनी टाइम पे अल्लाह ताला को जो मंजूर है फौत हो रहे हैं, बहाना बनता है, बहाना कोई, लेकिन आप उस बहाने पे खुद कंट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं? आप अपना हिस्सा क्यों डाल रहे हैं? आप ये जुर्म, मैं समझता हूं ये पर्सनल अपने साथ जुर्म करने वाली बात है, इस नहीं करना चाहिए। तो आप एहतियात करें, एहतियात करनी। ये एक्सट्रीम वाली जो बात है वाकई एक्सट्रीम है, गलत है कि जी कोई नहीं, हम ना वो ना शुगर का मरीज़ है मीठा खाई जा रहा है, ब्लड का मरीज़ है चिकनाई से परहेज नहीं है, यानी मोटापा है और खाई जा, तो ये चीज़ें जो है ना, ये कोई अक्लमंदी नहीं कि आप परहेज़ ना करें, परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं समझता हूँ, अगर आप समझते हैं मैंने अपने बारे में क्या किया तो यही अपने बारे में करने वाला होता है। मैंने फैमिली के लिए क्या किया वो आप दूसरा कर रहे थे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मरीजों के लिए क्या करता हूँ वो मेरा तीसरा भी। तो इसलिए मेरी अपनी जिम्मेदारी जो मैं अपने आप को सेहतमंद रखूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सेहत के लिए ख्याल करूँ, सारा कुछ करूँ। अच्छा, दूसरी जो बात है ना कि जी वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस, जैसे बल्कि वो तो नफ्सियात में ख्याल करते, बीमारी कहते हैं उसके, खैर वो क्या हाथ ना लगाए ना, लग गया तो फौरी वो कर रहे हैं, इतनी भी ज़रूरत नहीं होती। ये जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर है ना जरासीम का, ये बंदे के अंदर मुदाफ़ित पैदा करता है। यानी इसलिए ना आप करें कि जी वो पैदा हो, लेकिन ये जो इम्यूनाइजेशन है हम करते हैं, जो ये सारी वैक्सीनेशन है, ये बेसिकली तो डेड जरासीम होते हैं सारे, वो उसी से वो लगाते हैं, तो वो बीमारी तो नहीं करते, लेकिन बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़े पैदा। तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता भी है, तो उससे मेरा नहीं ख्याल बीमारी नहीं आती। बंदे में अल्लाह ताला ने मुदाफ़त का निज़ाम रखा है, और मुमकिन भी नहीं है कि आप देखें ना, कहीं भी जा रहे हैं, टच कर दिया, आप धोने चले जाएँ हाथ उठ के, तो फिर इसी में लगे रहेंगे सारा दिन आप। ये फिर एक आदत नहीं होती बंदे को, ये ऐसा है कि बंदे को बहुत सारी और भी आदतें होती हैं, ये बीमारी है। मैंने देखा कई लोग वो अंडे भी धोते हैं, अंडे धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, डिस्पेंसर की टच कर बॉटल दिया, धोते फिर हैं, धोने चले गए, फिर आप कुंडी लगाई, फिर बार बार ख्याल आता है। यानी उनकी एक आदत पड़ जाती है, वहम टाइप हो जाता है कि पता नहीं, नजर तो आते नहीं हमें, कौन सा मैं कहता हूँ यूँ जो मैं लगाया जी जैसे लगे, लेकिन एक हद तक तो बंदे को सफाई रखनी चाहिए। मुझे नजर आ रहा है चीज़ गंदी है, मुझे उससे बचना चाहिए। ये क्या देखे ना, मैं हाथ धो के बैठा हूँ, अब सोफे में हाथ लग गया, फिर मैं धोने चले उठ को, तो ये मुमकिन भी नहीं है। और ये मेरा ख्याल है इससे इतना कोई अपने आप को बचा भी नहीं रहे होते। तो अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मुदाफ़त होती है जिससे हम बच सकते हैं। हाँ, कोई मेजर ऐसी चीज़ है जहाँ गंदगी नज़र आ रही है, उस पर बंदा क्यों जाए, उससे बचना चाहिए। सफाई भी रखें, जिस्मानी सफाई है, ये सब ब्रश है, बाकी चीज़ें हैं वो करें, लेकिन ये है कि बिल्कुल वही बात कि जी आप यूँ करके कोनी से दरवाज़ा खोल लें, तो ये भी मेरा ख्याल को इस हद तक भी मुमकिन नहीं है, कर भी नहीं सकते हम। आपके होने का डॉक्टर साहब हम एक फ़ायदा उठाना चाहेंगे, हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वाले को। अभी अभी हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के उस महीने से बाहर निकले हैं, कुछ लोगों को कुछ टिप्स या कुछ ऐसी सजेशन दे के जाइएगा कि जिससे लोग अवेयर रहें और हमें किस तरह से इस मूजी मर्ज से दूर रहना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने अहले खाना को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। जी बिल्कुल, ये तो मेरा ख्याल बड़ी अहम चीज़ है कि दो चीज़ें मैंने देखा बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ना, एक हुआ सा हमने बना दिया है कैंसर को, जो मैंने फील किया है ना, यानी वही बात जैसे आपने पहले भी आप फरमा रहे थे कि जी वो कि जी बस कैंसर का नाम नहीं लेना हमने, ना तो बात, इसका नाम लेना हमने, क्यों लेना? जब नाम लेंगे तो आप इस पर अवेयरनेस कैसे करेंगे, जाएंगे कैसे, इलाज कैसे करवाएंगे? बीमारी तो नहीं ये माफ़ करेगी आपको, जी ठीक है ये मेरा नाम लेता मैं इसको कुछ ना कहूँ, बीमारी तो बीमारी है। इसको हुआ बना के जब हम बात करते हैं ना, तो फिर ये एक अजीब तरह का हरासमेंट फैलाता है हमारे मरीजों में भी और पब्लिक के अंदर भी। जैसे मैं मिसाल में आपको, यार वो जो बीमारी है ना, उसने तो कैंसर की तरह खा लिया है माशरे को, यानी आप कैंसर को हाथ नाम कर रहे होते हैं, आप इस तरह ना कहें उसको, ठीक है वो शायद कैंसर से ही बड़ी हो, एक तो ये कि उसकी ऐसा हुआ ना बना। दूसरा ये है कि बंदे को ना, कोई भी इंसान हो, किसी उम्र में हो, किसी भी जगह रहने वाला हो, कम से कम इतना तो उसको थोड़ी समझ और शऊर अब बना लेना चाहिए या सीख लेना चाहिए कि जिस्म के अंदर कोई ऐसी तब्दीली, मैं मोटी सी जनरल सी बात कर रहा हूँ, कि जो उसने पहले नहीं देखी, विटनेस नहीं किया, गिल्टी है, बुखार है, खांसी है, पेट की खराबी है, ब्लीडिंग है, वेट की